सम्राट की ठंडी आवाज ने कमरे के टेम्परेचर को ही बदल दिया। उसने पंछी की तरफ देखते हुए कहा, पंछी तुम यहाँ हो ना मेरे सामने। पंछी के हाथ से लगभग ट्रे छूट ही गई। उसका दिल धक धक करने लगा। सम्राट से तो उसे पहले से ही डर लगता था और अब वो बर्फीली आवाज से एकदम शॉक्ड हो गई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सम्राट के सामने आकर खड़ी हो गई। ट्रे को इतना कसकर पकड़े हुए कि उसके हाथों के नाखून सफेद पड़ गए। सम्राट की नजरें उस पर जमी हुई थी, ठंडी, गहरी और इम्पेनेट्रेबल। पंछी ने हिम्मत करके एक बार ऊपर देखा, लेकिन उन आंखों का सामना नहीं कर पाई और तुरंत नजरें झुका ली। सम्राट ने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में मुझसे इतना डरती है या फिर शानदार एक्टिंग कर रही है? अगर डर है तो ठीक है, लेकिन अगर एक्टिंग कर रही है तो माय गॉड, इस लड़की को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इस भोली भाली शक्ल, इस मासूम आंखों से तो कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ स्मार्ट नहीं, सुपर डुपर स्मार्ट हूँ। द ग्रेट सम्राट अस्थाना। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ये सोच भी नहीं सकती। अपनी ही बुद्धिमत्ता पर प्राउड फील करते हुए सम्राट ने और सख्त चेहरा बनाया और बोला, तुम आंखें उठाकर मेरी तरफ देखो। पंछी ने कांपते हुए नजरें उठाई। सम्राट ने स्टाइलिश अंदाज में एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाया और हाथ सोफे के पीछे टिका दिए और बोला, कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? पंछी का मुंह खुला लेकिन कुछ ढंग से कह नहीं पाई। जी वो। सम्राट ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, माय गॉड, हैरान होने की एक्टिंग तो देखो, लेकिन ये नहीं जानती कि अब इसका पाला सम्राट अस्थाना से पड़ा है, किसी साधारण इंसान से नहीं। सम्राट ने तीखे स्वर में दोहराया, मैंने पूछा तुम्हारी एजुकेशन कहाँ तक है, कितना पढ़ी लिखी हो? जी मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं आता, बस थोड़ा बहुत। पंछी की आवाज लगभग दबी सी थी। सम्राट ने चौंकते हुए कहा, आर यू सीरियस? क्या सच में तुम्हें पढ़ना नहीं आता? आजकल तो भिखारी भी पढ़े लिखे होते हैं। सम्राट ने फिर से अपनी नाक सिकोड़ी और कहा, खैर छोड़ो, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। पंछी ने मुश्किल से सिर हिलाया। सम्राट ने बोल्ड आवाज में कहा, तो ठीक है, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी, क्योंकि अब से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। क्या मैं क्या हूँ? पंछी चौंकती हुई बोली। उसकी आंख फिर से फैल गई। पर्सनल सेक्रेटरी। सम्राट ने हर शब्द पर जोर दिया। वो घबराती हुई बोली, लेकिन मुझे तो। इस बार सम्राट ने उसे धमकाते हुए कहा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर इस घर में रहना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो काम करना होगा, जो मैं कहूँ वो करना होगा, क्योंकि मैं इस घर का इकलौता मालिक हूँ, सम्राट अस्थाना। और आज से समझ लो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, और आज और अभी से तुम्हें मेरे हर ऑर्डर का पालन करना होगा। अगर मंजूर है तो ठीक, नहीं तो दरवाजा खुला है। पंछी के पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, नौकरी स्वीकार करो या फिर सड़क पर जाओ। कुछ देर सोचने के बाद पंछी ने सम्राट से कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। सम्राट ने संतुष्ट होकर सोफे पर पीछे झुकते हुए कहा, अच्छा हुआ जो समझदारी दिखाई। चलो फटाफट खाना लगाओ, उसके बाद हम मॉल जाएंगे। मॉल का नाम सुनते ही पंछी बोल पड़ी, मॉल क्यों? सम्राट पलट कर बोला, तो क्या तुम ऑफिस में ये फटीचर कपड़े पहनने वाली हो? सम्राट की बात सुनकर पंछी थोड़ा एम्बैरस होकर अपने कपड़ों को मुट्ठी में पकड़ लेती है और अपना सर झुका लेती है। सम्राट फिर से बोला, जाओ मेरे लिए खाना लाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। थोड़ी देर में सम्राट नीचे आता है। सम्राट बैठकर खाना खाने लगता है। पंछी चुपचाप खड़ी हुई थी। दाई माँ सम्राट को खाना परोसते हुए पंछी से बोली, अरे पंछी बैठो ना बेटा, तुम भी फटाफट खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा, अभी गर्मा गर्म है। पंछी मना करते हुए बोली, नहीं मैं बाद में खा लूंगी। ये सुनते ही सम्राट पंछी की तरफ देखकर बोला, क्यों बाद में क्यों खा लोगी? चुपचाप बैठो और खाना खाओ, तुम्हें याद है ना मॉल चलना है। सम्राट की बात सुन पंछी बेचारा समूह बनाकर चुपचाप अपना सिर हिलाती है और कुर्सी पर बैठकर अपनी प्लेट लगाने लगती है। दाई माँ थोड़ी कंफ्यूज होकर सम्राट से बोली, पंछी मॉल क्यों जाएगी? तुम उसे मॉल क्यों लेकर जा रहे हो? सम्राट ने खाना खाते हुए कहा, क्योंकि कल से ये मेरे साथ ऑफिस जा रही है, वो भी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर। उसके लिए इसे कुछ ऑफिस के कपड़े दिलाने जरूरी हैं, जिन्हें पहनकर ये मेरे साथ ऑफिस जाएगी। सम्राट की बातों से हैरान होती दाई माँ ने कहा, तुम पंछी को अपनी सेक्रेटरी बना रहे हो? क्या सचमुच? सम्राट ने कहा, हाँ, और सारा दिन घर पर पड़ी रहेगी, करेगी भी क्या? अब यहाँ पर बैठकर मुफ्त का खाना खा रही है तो थोड़ा वसूलूंगा ना। और उसके बाद बाकी की बात सम्राट धीरे से अपने आप से बोला, और मुझे ऑफिस में टाइम पास का जुगाड़ भी करना है, वरना पता नहीं सारा दिन फाइलों में घुसकर मैं कैसे जी पाऊंगा वहाँ। दाई माँ खुशी से सम्राट से बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत सही किया है बेटा। उसके बाद दाई माँ पंछी की तरफ देखकर बोली, कांग्रेचुलेशंस पंछी, कल से तुम अपनी नौकरी पर जा रही हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। पंछी हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपना खाना जारी रखती है। वो काफी नर्वस लग रही थी, जो कि उसका चेहरा बता रहा था। खाना कंप्लीट करने के बाद सम्राट पंछी को गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी को गेट के बाहर निकालता है। वो पंछी की तरफ देखकर बोला, अपनी सीट बेल्ट लगाओ। उसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ाता है और रोड पर लेकर निकलता है। पंछी को सम्राट की बात का मतलब समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेल्ट कहाँ है जो उसे पहननी है। उसे ये नहीं पता था कि सीट बेल्ट क्या होती है। उसे लगा कि कमर पर बांधने वाली कोई बेल्ट है। उसे इधर उधर ढूंढता हुआ देख सम्राट थोड़ा इरिटेट होकर बोला, ये क्या कर रही हो तुम? क्या खो गया है तुम्हारा? क्या ढूंढ रही हो? पंछी ने थोड़ी घबराई हुई सी आवाज में कहा, बेल्ट। आपने कहा ना कि बेल्ट लगानी है, तो उसे ढूंढ रही थी, कहाँ रखी है? पंछी की बात सुन सम्राट के होश उड़ जाते हैं। चेहरे पर एनोइंग से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। आर यू सीरियस पंछी? सम्राट गाड़ी रोकता है और एकदम से पंछी के ऊपर आ झुकता है। पंछी की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं और उसकी सांसें एकदम से रुक जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि सम्राट उसके इतने करीब आकर क्या करने की कोशिश कर रहा है। पंछी के दिल की धड़कनें ही तेज हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे कि एक दूसरे की सांसें तक महसूस कर पा रहे थे। एक पल के लिए तो सम्राट भी अपनी जगह पर जम जाता है और पंछी की आंखों में देखता ही रह जाता है। सम्राट अपने मन ही मन में बुदबुदाता है, कौन बोल सकता है कि ये मासूम आंखें इतनी चालाक भी हो सकती हैं? अब क्या इसे सीट बेल्ट का भी नहीं पता? वो पंछी के बगल से सीट बेल्ट का एक कोना लेता है और उसके बाद पंछी को वो बेल्ट लगा देता है। सम्राट ने टोंट मारते हुए कहा, इससे बोलते हैं सीट बेल्ट, आगे से याद रखना। पंछी ने दांतों से अपने होठों को काट लिया, फिर सर झुका लेती है। उसके बाद सम्राट गाड़ी स्टार्ट करके मॉल के लिए निकल जाता है। उधर हाथ में आइसक्रीम लिए हुए सारा अलविना की उंगली पकड़कर आगे चल रही थी। सारा लव कुश के साथ आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। जोया ने अलविना से कहा,
अलवी, मूवी स्टार्ट होने में अभी काफी टाइम बाकी है, मेरे ख्याल से तब तक हम शॉपिंग कर लेते हैं। अलविना ने भी चारों तरफ देखते हुए कहा, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? एक काम करते हैं, पहले हमारे लिए कपड़े देख लेते हैं, उसके बाद गिफ्ट शॉप पर चलेंगे। दुकान के अंदर जाते ही बच्चे एक्साइटेड होकर इधर उधर भागने लगते हैं। अलविना बच्चों से बोली, बच्चों देखो आइसक्रीम कपड़ों पर मत डालेना वरना कपड़े खराब हो जाएंगे। सारा वापस जवाब देते हुए बोली, डोंट वरी मम्मा, हम समझदार बच्चे हैं। उसके बाद सब लोग फिर से अपनी शॉपिंग में लग जाते हैं। अलविना भी एक गहरी सांस लेकर जोया की तरफ देखकर बोली, चलो हम अपने लिए भी कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं। जोया मुस्कुराकर अपना सर हिला देती है और उसके बाद वो दोनों अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेस सिलेक्ट करने में लग जाती हैं। वहाँ पर इतनी सारी ड्रेसेस थी जिनमें से कई ड्रेसेस अलविना को पसंद आई और कई जोया को। अलविना आईने के सामने खड़ी थी, हाथ में 3 अलग अलग रंगों की ड्रेस थामे हुए। वो जोया की तरफ मुड़ी और पूछा, जोया बता इनमें से मुझ पर कौन सी सबसे अच्छी लगेगी? जोया भी उलझन में थी, उसके हाथ में भी 2-3 ड्रेसेस थी जो उसे परफेक्ट फिट लग रही थी, लेकिन फैसला नहीं कर पा रही थी। वो बोली, आई डोंट नो, तीनों ही मुझ पर बहुत अच्छी लग रही हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा, तू ही बता दे अगर तुझे कुछ समझ आ रहा हो तो। अलविना ने हाथों में ड्रेसेस हिलाते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो खुद ही सिलेक्ट कर लेती, ऐसे देखने से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, ड्रेस पहनकर देख लेते हैं, क्या ख्याल है? जोया मुस्कुराई, बढ़िया आइडिया है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। वो एक ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। अलविना ने भी एक ड्रेस चुनी और बोली, मैं ये पहनती हूँ, फिलहाल तो यही सबसे अच्छी लग रही है, और वो दूसरे चेंजिंग रूम में चली गई। तभी मॉल के बाहर 2-3 काली लग्जरी कारें रुकी, गाड़ियों से गार्ड्स उतरे और एक कार का दरवाजा खोला। शौर्य सिंह ओबरॉय सूट को ठीक करते हुए स्टाइलिश अंदाज में बाहर निकला। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, उसने हल्के से चश्मे को एडजस्ट किया और मॉल की तरफ कदम बढ़ाया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट चल रहे थे। मॉल में एंट्री करते ही सभी की नजरें उस पर टिक गई। ओह माय गॉड, क्या ये शौर्य ओबरॉय है? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन्हें रियल लाइफ में देख पाऊंगी। इतने हैंडसम क्यों हैं? उनका कोल्ड एक्सप्रेशन देखो, ओह माय गॉड। लड़कियां फुसफुसा रही थी, लोग फोन निकालकर तस्वीरें खींचने लगे। शौर्य ने भीड़ को नजरअंदाज करते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, तुमने उसे बता दिया ना कि मेरे पास आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना। असिस्टेंट ने नर्वस होकर जवाब दिया, जी मैंने उन्हें बता दिया है, आधे घंटे में काम हो जाएगा, अगर होना होगा तो। शौर्य ने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली। असिस्टेंट ने सिर झुका लिया। वे सीधे मॉल के मालकिन के केबिन की तरफ बढ़े, जहाँ वो उनका इंतजार कर रही थी। शौर्य के अंदर आते ही वो खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, वेलकम टू माय ऑफिस। काफी समय से आपसे मिलने की इच्छा थी, आज फाइनली पूरी हुई, प्लीज कम इन। उसने एक टाइट रिवीलिंग स्कर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी आधी छाती साफ दिख रही थी। लगता था जैसे वो शौर्य को इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने उसके ड्रेसिंग सेंस को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अंदर कदम रखा और सीधे चेयर पर बैठ गया। वो औरत भी सामने वाली सीट पर बैठ गई। गार्ड्स लाइन में खड़े हो गए। वो औरत बोली, मिस्टर ओबरॉय, ये हम दोनों की मीटिंग है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी और की मौजूदगी जरूरी है, इससे सिर्फ डिस्टर्बेंस होगी। शौर्य ने हाथ उठाकर गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया। वे तुरंत चले गए। वो औरत शौर्य के असिस्टेंट की तरफ देखने लगी, मानो कह रही हो, तुम्हें भी जाना है। असिस्टेंट नाराजगी से उठा और बाहर चला गया। वो सोच रहा था, इस औरत को लगता क्या है, शौर्य सर इसके जाल में फंसने वाले हैं। लेकिन शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस बिजनेस के मूड में था। तभी वो औरत अपनी जगह से उठी और शौर्य के करीब आ गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बहाने शौर्य को टच करने लगी। अचानक शौर्य गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा होता हुआ बोला, देखिए मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप ये सब बातें दूर रहकर भी समझा सकती हैं, है ना? अब क्या करेगी वो औरत? अपने इस इंसल्ट का बदला कैसे लेगी शौर्य से? क्या वो शौर्य को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। जोया और अलविना ड्रेस पर ड्रेस ट्राई कर रही थी। आईने के सामने पोज देकर फोटोज क्लिक करते हुए जोया एक्साइटेड होते हुए बोली, सब कितनी अच्छी लग रही है ना। तभी अचानक उसके फोन पर लहूश का मैसेज आया, व्हाट आर यू डूइंग? जोया की आंखें फैल गई। उसके सीने में एक बार फिर वही जानी पहचानी हलचल हुई, लेकिन उसने इग्नोर करते हुए सिंपल सा जवाब दिया, शॉपिंग फॉर वेडिंग। लहूश अपने ऑफिस में बैठा था। जोया का मैसेज पढ़कर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फौरन रिप्लाई करते हुए कहा, सेंड मी द पिक्स ऑफ ड्रेसेस। जोया ने अपना निचला होठ काट लिया और जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं ली। कुछ सेकंड बाद उसे फिर से मैसेज आया, आई सेड सेंड मी ऑल पिक्स। झूठ मत बोलो, तुमने ली है, मुझे पता है, फटाफट भेजो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट करता हूँ। जोया ने आंख सिकोड़ी और जवाब दिया, एक्सक्यूज मी, मेरी ड्रेस है, मुझे पहननी है, आप क्यों सिलेक्ट करेंगे? लहूश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उसने जवाब दिया जिससे जोया को समझ नहीं आया कि उसे कैसा फील करना चाहिए, बिकॉज यू आर माई गर्ल, नाउ सेंड मी द पिक्स। जोया की धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, आई एम नॉट योर गर्ल। लहूश का अगला मैसेज उसे चौंका गया, इज यू आर माई गर्ल, इज यू आर माई गर्ल। अब तुम पिक भेज रही हो या मैं अलविना के पास वीडियो कॉल करूँ तुम्हें देखने के लिए? जोया की आंखें और भी बड़ी हो गई और खुद से बोली, व्हाट द रबिश, ये आखिर करना क्या चाहता है? लहूश ने मैसेज पढ़ा और हल्के से हंस दिया। उसने जोया का इरिटेटेड फेस इमेजिन किया जो उसे क्यूट लगा। जल्दी ही जोया की सारी ड्रेसेस की पिक्स लहूश के पास पहुंच गई। उसने एक एक करके सभी फोटोज देखी। निसंदेह जोया हर ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फिर भी लहूश ने बिना हिचकिचाहट के रिप्लाई किया, और रिजेक्ट। जोया ने मैसेज पढ़ा और झट से जवाब दिया, व्हाट, ये सब तो मुझे अच्छी लग रही थी। लहूश ने कूल तरीके से रिप्लाई किया, तुम्हें सब अच्छी लग सकती है, पर मेरी गर्लफ्रेंड को सिर्फ बेस्ट चाहिए। जोया ने लहूश का मैसेज पढ़ा और आंखें सिकोड़कर रिप्लाई किया, एक्सक्यूज मी, इन ड्रेसेस में क्या प्रॉब्लम है? सारी तो बहुत अच्छी लग रही है। लहूश का जवाब तुरंत आया, येलो वाली बहुत रिवीलिंग है, पिंक वाली छोटी है और ब्लू वाली का नेक बहुत डीप है। कुछ ऐसा चुनो जो तुम्हें ढके, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को सिर्फ मैं ही गहराई से देख सकता हूँ, कोई और नहीं। जोया ने मैसेज पढ़ा तो उसका चेहरा डिसबिलीव से भर गया। उसने फटाफट रिप्लाई किया, पहली बात मिस्टर लहूश राणावत, आई एम नॉट योर गर्ल, आप मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा हक जमा रहे हैं, ये ठीक नहीं। लहूश ने सीरियस टोन में जवाब दिया, हक इसलिए जमा रहा हूँ क्योंकि तुम पर मेरा हक है, आप कोई ढंग की ड्रेस चुनो और पिक भेजो। जोया गुस्से से फोन को घूरने लगी। समझता क्या है अपने आप को? अब क्या मैं इसकी परमिशन से कपड़े पहनूंगी? हाउ डेयर ही। लेकिन फिर उसने बेचारगी से सोचा, पर करना तो पड़ेगा, नहीं तो ये सर खा जाएगा। जोया ने झुंझलाकर कुछ नई ड्रेसेस चुनी, खासकर एक एलिगेंट गाउन जो पूरी बॉडी को कवर करता था, लेकिन उसका डिजाइन स्टाइलिश था। उसने फोटो भेजी। लहूश की नजरें जैसे ही उस गाउन वाली फोटो पर पड़ी, उसकी धड़कनें तेज हो गई। जोया उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ये वाली परफेक्ट है, बाय दिस वन। जोया ने इरिटेट होकर कहा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो डीप नेक वाली ज्यादा अच्छी लगी, उसका कलर भी मेरा फेवरेट है। लहूश ने जवाब दिया,
पर मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे चुने हुए गाउन में इनक्रेडिबल लग रही हो, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स तो नहीं करूंगा। जोया को उसका ये अंदाज अजीब लगा। वो जबरदस्ती भी नहीं कर रहा था, पर उसकी बात मानने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। तभी अलविना वहाँ आई, हाथ में 2 ड्रेसेस लिए हुए। तुमने अभी तक कुछ चुना या नहीं? तब से फोन में लगी हो। जोया ने उसे अपनी पसंदीदा डीप नेक वाली ड्रेस दिखाई। हाँ, मुझे ये वाली पसंद आई है, यही लूंगी। अलविना मुस्कुराई और बोली, चलो अच्छा है, जल्दी काउंटर पर आ जाना, मैं बाकी सामान का बिल चेक करती हूँ। और वो चली गई। जोया ने फोन उठाया और लहूश को लास्ट मैसेज भेजा, फाइनल डिसीजन, मैं वही ड्रेस ले रही हूँ जो मुझे पसंद है, अब बहस बंद। लहूश ने रिप्लाई किया, तुम्हारी मर्जी, पर शादी में मैं तुम्हारी साइड से 1 सेकंड भी हटने वाला नहीं। जोया ने फोन बंद करते हुए सोचा, ये इंसान है या कोई नेचुरल डिजास्टर। लव और कुश ने अपने लिए कई ड्रेसेस चुनी थी, लेकिन सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अलविना उनके पास आकर बोली, बच्चों तुम सबने अपने अपने कपड़े चुन लिए ना? लव और कुश ढेर सारे कपड़े लेकर अलविना के पास पहुंचे और बोले, हाँ मामा, हमने ये ड्रेसेस चुनी है, देखो ना कैसी हैं। अलविना ने ध्यान से देखा और मुस्कुरा कर बोली, बुरी नहीं है, लेकिन मेरी बच्चों की पर्सनालिटी पर फिट नहीं बैठ रही। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और देखती हूँ। वो बच्चों के सेक्शन से 2 बेहतरीन ड्रेसेस निकाल कर लाई और लव कुश को दिखाते हुए बोली, ये दोनों तुम पर कैसी लगेंगी? दोनों बच्चे ड्रेसेस देखकर हैरान रह गए। लव बोला, वाह मामा, आप ये कैसे कर लेती हैं? हमने पूरा स्टोर देख लिया, लेकिन ये दोनों ड्रेसेस हमें दिखाई ही नहीं दी। ये तो बहुत सुंदर है, मैं यही लूंगा। लव ने एक ड्रेस उठाई और कुश ने दूसरी। कुश बोला, हाँ मामा, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। अलविना मुस्कुराई और पूछा, और सारा कहाँ है? उसने इधर उधर देखा तो सारा को 3-4 ड्रेसेस के बीच उलझी हुई पाया। अलविना उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को, कुछ पसंद नहीं आया क्या? सारा ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा, इन 4 ड्रेसेस में से मुझ पर कौन सी सबसे अच्छी लगेगी? अलविना ने ध्यान से देखकर सबसे अच्छी ड्रेस चुनी और सारा को देते हुए कहा, ये वाली तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सारा खुशी से चिल्लाई, मुझे भी यही वाली पसंद आई थी, यू आर द बेस्ट मम्मा, आई लव यू। और उसने अलविना की गाल पर एक प्यारा सा किस किया। अलविना ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, आई लव यू टू माय प्रिंसेस। चलो अब बिल करवाते हैं, कुछ और चाहिए? सारा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब हम गिफ्ट शॉप पर चलेंगे ना मम्मा? अलविना मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल, पहले इनका बिल करवा लेते हैं। अलविना और तीनों बच्चे काउंटर पर पहुंचे। अलविना ने स्माइल करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, इन सभी कपड़ों का बिल कर दीजिए। काउंटर पर खड़ी लड़की ने मुस्कुराकर हाँ कहा और तीनों बच्चों को देखकर मेस्मराइज्ड हो गई और बोली, मैम, क्या ये तीनों बच्चे आपके हैं? अलविना ने गर्व से कहा, यस, एनी डाउट? लड़की हैरान होकर बोली, आप 3 बच्चों की माँ लगती ही नहीं, लेकिन आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। अलविना ने अपने बच्चों की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और बोली, हाँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। और इस तरह खूब सारी ड्रेसेस, थोड़ी सी शरारत और बहुत सारे प्यार के साथ उनकी शॉपिंग ट्रिप पूरी हुई। अब बारी थी गिफ्ट शॉप की। जोया ने चुपचाप वही ड्रेस चुन ली जो लहूश ने उसके लिए पसंद की थी। वो खुद को कोस रही थी कि मैंने क्यों ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कहा था। लेकिन फिर भी उसने वही ड्रेस काउंटर पर रख दी। और इसकी भी बिलिंग कर दीजिए, जोया ने कहा। अलविना ने कार्ड से पेमेंट किया और सभी बैग्स लेकर वे गिफ्ट शॉप से बाहर चले गए। सारा उत्साहित होकर बोली, मम्मा, अब हम गिफ्ट की शॉप पर जाएंगे ना? अलविना मुस्कुराई, हाँ बेटा, वहीं तो जा रही हैं, वो देखो वहाँ सामने ही है, चलो। उसके बाद सब लोग गिफ्ट्स की एक बड़ी सी शॉप में चले जाते हैं। वहीं मॉल के प्राइवेट केबिन में शौर्य उस महिला के सामने बैठा था, उसकी हर चाल समझ रहा था। शौर्य ने रिलैक्स्ड टोन में कहा, डील तो पहले ही फाइनल हो चुकी थी, फिर अचानक मन बदलने का क्या रीजन है? वो महिला सेडेक्टिव मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर ओबरॉय, आपके साथ डील हो और आपसे मुलाकात ना हो, ये तो दिल टूटने वाली बात होती। पहले आप बताइए, कुछ लेंगे? कोई ड्रिंक, हॉट? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन थे, जिसे शौर्य अभी इरिटेट फील कर रहा था। शौर्य ने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली और बोला, नो थैंक्स, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, ये डील होगी या नहीं? इस मॉल के बदले आपको क्या चाहिए? वो महिला चेयर से उठकर शौर्य के पास आई और उसके सूट को छूते हुए बोली, ये मॉल मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं इसे बेचना नहीं चाहती, लेकिन चूंकि खरीदार आप हैं तो शायद मैं राजी हो जाऊं अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करें। शौर्य ने उसका हाथ हटाते हुए अपनी बात क्लियर करते हुए कहा, मैं दोगुनी कीमत दे रहा हूँ, बस पेपर्स पर साइन कर दीजिए। वो औरत हंसने लगी और शौर्य के बिल्कुल पास टेबल पर बैठ जाती है। धीरे से अपनी उंगली से शौर्य के सूट को छूने लगती है। वो एक्साइटेड होते हुए फिर से बोली, आप समझे नहीं, इट्स नॉट अबाउट मनी, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। कुछ चीज इतनी कीमती होती है जिनके लिए दुनिया भर का पैसा भी कम पड़ जाता है, वो केवल प्यार से खरीदी जा सकती है। शौर्य उस औरत के इरादे बहुत अच्छे से समझ चुका था। वो औरत जिस तरह से उसे छू रही थी, उसे देख रही थी, उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, डेफिनेटली वो क्या इरादा रखती है इसे समझ पाना कोई मुश्किल काम नहीं था। शौर्य उस औरत के हाथ को अपनी जैकेट से हल्का सा दूर करते हुए बोला, सीधे सीधे बताइए, आपको इस मॉल के बदले में क्या चाहिए? बातों को घुमाकर खुद का और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। उस औरत ने अब थोड़े से सीरियस एक्सप्रेशंस लाते हुए शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपको ये बिना पैसों के भी देने के लिए तैयार हूँ मिस्टर ओबरॉय, बस शर्त ये है कि मुझे आपका थोड़ा वक्त चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? डिटेक्टिवली अपनी उंगली को शौर्य के चिन पर उसकी गर्दन पर फेरते हुए वो औरत शौर्य के थोड़ा और करीब आ जाती है। शौर्य का गुस्सा अब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। वो झटके से चेयर से खड़ा हो जाता है और तभी बैलेंस खोकर वो औरत धड़ाम से जमीन पर गिरती हुई बोली, व्हाट द हेल? शौर्य अपनी चश्मे ठीक करता हुआ बहुत ठंडी आवाज में उस औरत से बोला, आई एम सॉरी, मेरे बिजनेस करने का स्टाइल तुमसे अलग है, मैं तुम्हारी तरह बिजनेस में खुद को नहीं बेचता, गुड बाय। वो बोलकर शौर्य वहां से जाने लगता है। वो औरत गुस्से में तिलमिलाने लगती है, डैम इट, यू हैव टू पे फॉर इट मिस्टर ओबरॉय। शौर्य का गुस्से से चले जाने से उस पर क्या मुसीबत आने वाली थी? वो औरत अब ऐसा क्या करेगी जिससे शौर्य को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ेगी? क्या शौर्य को जाते वक्त अलविना देख लेगी? जाने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अलविना और जोया तीनों बच्चों के साथ एक टॉय और गिफ्ट शॉप में जाते हैं। दुकान के अंदर पहुंचकर वे चारों तरफ नजर घुमाते हैं। अलविना जोया से कहती है, तुम उस तरफ से चेक करो, अगर कोई अच्छा गिफ्ट दिखे तो तुरंत मुझे बताना, मैं यहाँ से देखती हूँ, ये शॉप काफी बड़ी है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। जोया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरे ख्याल से हमें उन्हें ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो हमेशा तुम्हारी याद दिलाए। अलविना हल्का सा हंसते हुए कहती है, वो तो हमेशा मुझे याद करता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं, चलो तुम चेक करो, मैं भी देखती हूँ। तभी सारा मुंह बनाकर बोलती है, मम्मा, क्या मैं अपने लिए भी कुछ ले सकती हूँ? मैं अपनी टॉयज लेकर नहीं आई और मेरी बेला भी वहीं छूट गई। अलविना प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ बेबी जरूर। सारा खुश हो जाती है। अलविना आगे बढ़ने ही वाली होती है कि तभी उसका फोन बजता है। अस्पताल से एक जरूरी कॉल थी जिसे वो मिस नहीं कर सकती। वो जोया से कहती है,
तुम तीनों बच्चों का ख्याल रखना, हॉस्पिटल से इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे अटेंड करना पड़ेगा। जब तक मैं वापस आऊँ तुम लोग गिफ्ट्स देखना शुरू कर दो। जोया सिर हिलाकर हामी भरती है और तीनों बच्चों को लेकर गिफ्ट्स देखने चली जाती है। अलविना फोन लेकर दुकान से बाहर निकलती है और कॉल रिसीव करते हुए कहती है, जी डॉक्टर। इधर शौर्य गुस्से में किसी औरत के ऑफिस से बाहर निकला। उसका दिमाग खराब हो चुका था। बाहर निकलते ही उसका असिस्टेंट और गार्ड चुपचाप उसके पीछे हो लेते हैं। असिस्टेंट उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि उस औरत ने कोई ऐसी हरकत की है जिससे शौर्य को गुस्सा आ गया है। शौर्य के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशंस हैं और उसकी ग्रे आंखें चश्मे के पीछे छिपी हुई हैं। वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा, मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, मैं यहाँ आया ही क्यों। असिस्टेंट उसके गुस्से को देखकर डर जाता है और रुमाल से पसीना पोंछने लगता है। शौर्य एलिवेटर के पास पहुंचता है और बटन दबाता है। तभी अचानक उसके कानों में एक जाना पहचाना नाम सुनाई देता है, अलविना जरा यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। ये नाम सुनते ही शौर्य के पैर वहीं जम जाते हैं। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके चेहरे पर सदमे भरे भाव उभर आते हैं। वो तुरंत चारों तरफ नजर घुमाता है। तभी उसकी नजर फोन पर बात करती हुई एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की उससे कुछ दूर खड़ी थी, पीठ किए हुए फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसने अपना नाम सुना उसने हाथ हिलाकर इशारा किया, 2 मिनट मैं आ रही हूँ। अलविना नाम सुनकर तो शौर्य का पूरा शरीर थरथरा जाता है। उसकी सांसें एकदम से जैसे रुक सी जाती हैं। शौर्य को इतना हैरान देख असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। शौर्य की नजरें उसी लड़की पर जमी हुई थी। उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। धीरे धीरे बिना उसकी जानकारी के उसके कदम अपने आप ही उस लड़की की तरफ चलने लगते हैं जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उस लड़की के बाल बिल्कुल अलविना जैसे ही थे, लंबे, घने और खूबसूरत। उसका फिगर, उसकी हाइट, क्या सच में ये अलविना है? शौर्य का दिल शोर मचाने लगता है। धीरे धीरे चलते चलते शौर्य के कदम उस लड़की के बिल्कुल पास आकर खड़े हो जाते हैं। शौर्य अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन उसके शरीर में कंपन थी, बदन थरथरा रहा था, दिल कांप रहा था, सांस रुक रुक कर चल रही थी और धड़कनों का तो बस पूछो ही मत। 5 साल पहले ही वो उसे खो चुका है, वो भी अपनी ही बेवकूफी की वजह से। अब अगर वो उसके सामने कभी आ भी गई, अगर भगवान ने ये चमत्कार कभी कर भी दिया तो आखिर कैसे फेस कर पाएगा वो उसे, पता नहीं। एक पल के लिए तो शौर्य के लिए वक्त, हवाएं, सब कुछ एकदम रुक गया। शौर्य अपने कपकपाते हुए हाथ को उस लड़की के कंधे पर रखता है और अपनी सांसों को रोक लेता है। आसपास के इतने शोर में भी उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ सन्नाटा था और उसकी ग्रे आंखें सिर्फ उस लड़की पर फोकस थी। वो लड़की झट से पलटकर शौर्य को देखती है और शौर्य एकदम से शॉक हो जाता है। वो लड़की अलविना नहीं थी बल्कि कोई और लड़की थी। शायद उसका नाम भी अलविना था। अपने पीछे इतने हैंडसम इंसान को खड़ा देख उस लड़की के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। वो शौर्य को देखते ही पहचान जाती है। ओह माय गॉड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर यू मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय? शौर्य थोड़ा ऑकवर्ड फील करके इधर उधर देखने लगता है। आई एम सॉरी, आई मिस्टेक यू फॉर समवन एल्स। वो लड़की तुरंत बोली, इट्स ऑलराइट मिस्टर ओबरॉय, यू हैव नो आइडिया कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरी आंखों के सामने हैं। क्या मुझे आपका एक ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? शौर्य को अचानक से एक बार फिर से अपने दिल में दर्द महसूस होता है। टूटे हुए दिल से वो उस लड़की को ऑटोग्राफ देता है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आकर बोली, अलविना यहाँ क्या कर रही है, जल्दी चलना। वो लड़की शौर्य को बिना देखे ही उस अलविना को अपने साथ ले जाती है। तभी शौर्य के असिस्टेंट ने फोन कट करते हुए शौर्य से कहा, सर मिस्टर मारवा यहाँ पर आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, उन्होंने शायद आपको देख लिया है, वो इस वक्त आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। शौर्य शॉक्ड होते हुए बोला, मीटिंग? और अभी यहाँ? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? शौर्य के असिस्टेंट ने कहा, आई नो सर, लेकिन उन्होंने खास रिक्वेस्ट की है कि इसके बाद वो अपनी बेटी की सर्जरी के लिए विदेश जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो मीटिंग कर ही लेते हैं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है। शौर्य एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, यहाँ के रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स कर दो, बोलो कि 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाए, जाओ एक टेबल बुक करो। असिस्टेंट तुरंत अपना सिर हिलाता है और अरेंजमेंट करने में लग जाता है। उधर अलविना बच्चों के साथ शॉपिंग कंप्लीट करके बाहर निकलती है। सबने शादी के गिफ्ट्स भी ले लिए थे और बच्चों ने अपनी अपनी फेवरेट चीजें भी ले ली थी। तारा ने तो एक खूबसूरत सी डॉल ली थी। बाहर अलविना अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोली, मूवी शुरू होने में अभी काफी टाइम बाकी है, अच्छा बताओ भूख किस किस को लगी है? खाने पीने की बात सुनकर तीनों बच्चे उछलकर बोले, मुझे। अलविना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्यारा बच्चा, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, यहाँ एक अमेजिंग रेस्टोरेंट है जहाँ तुम्हें जो भी खाना है वो सब मिलेगा। उसके बाद सब बच्चे रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगते हैं। अलविना सबको पकड़कर बोली, खबरदार साथ साथ चलो, ये नई जगह है, यहाँ खोने का ज्यादा डर है। कुछ नींबू बनाते हुए कहा, ओके मम्मा, लेकिन अब आप हाथ पकड़कर मत चलने लग जाना, हम छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, बड़े हो गए हैं, ऐसे हमारा इंप्रेशन खराब होता है, लोग हमें मम्माज बॉय समझते हैं। आई एम अ ग्रोन अप मैन नाउ। ये सुनकर अलविना हंसते हुए बोली, ग्रोन अप मैन? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम? ज्यादा बड़बड़ किया ना तो फिर हाथ पकड़कर नहीं, सीधा गोद में उठाकर लेकर चलूंगी मैं तुम्हें। उसके बाद अलविना कुश को अपनी गोद में उठाते हुए उसकी नाक खींचकर बोली, तुम लोग कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन हमेशा मम्माज बॉय ही रहोगे, समझे? कुश बेचारा सा फेस बना लेता है और सब हंसने लगते हैं। उसके बाद सब रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। उधर शौर्य अपने गार्ड्स के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहीं अलविना भी अपने बच्चों के साथ वहां पर पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे से इतनी अपोजिट साइड थे कि एक दूसरे को देखने का चांस ही नहीं था। अलविना बच्चों को कुर्सी पर बिठाते हुए बोली, अच्छा अब बताओ कौन कौन क्या क्या खाएगा? सारे बच्चे तुरंत जो जो उन्हें खाना है वो सारी डिश बता देते हैं और अलविना काउंटर पर ऑर्डर देने चली जाती है। शौर्य और उसका असिस्टेंट अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए थे। उनकी जगह थोड़ी अलग थी क्योंकि उन्हें नॉर्मल लोगों के साथ उनकी भीड़ में नहीं बिठाया जा सकता था। वो लोग बहुत स्पेशल थे इसलिए उनके लिए स्पेशल टेबल बुक किए गए थे। तभी मिस्टर मारवा वहां पर आते हैं और एक्साइटेड होते हुए बोले, मिस्टर ओबरॉय, थैंक यू सो मच कि आप मेरी रिक्वेस्ट करने पर इस मीटिंग के लिए मान गए। शौर्य अपनी जगह से खड़ा होता है और दोनों हैंडशेक करते हैं। शौर्य जवाब देते हुए बोला, इट्स ऑलराइट मिस्टर मारवा, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ। हाउ इज योर डॉटर? मिस्टर मारवा की बेटी को दिल की प्रॉब्लम थी जिसे शौर्य जानता था। मिस्टर मारवा ने कहा, नॉट सो गुड मिस्टर ओबरॉय, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम जल्दी से जल्दी फौरन जाएंगे और उसका इलाज शुरू कराएंगे। शौर्य बैठने का इशारा करता है और फिर वे दोनों बैठ जाते हैं। शौर्य फिर बोलता है, सो मिस्टर मारवा, मैं फौरन में कुछ अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ, दे कैन हेल्प यू डॉटर। इस बात पर मिस्टर मारवा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस मिस्टर ओबरॉय,
लेकिन मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए अमेरिका की बेस्ट सर्जन के पास जाने का सोचा है। उनकी अपॉइंटमेंट तो अभी तक मुझे नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर जाकर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उनकी अपॉइंटमेंट ले सकूँ। सुना है वो काफ़ी काइंड हार्टेड लेडी हैं, 3 बच्चों की माँ है। आई होप वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगी और फिर हमें रिस्पॉन्स भी देंगी। शौर्य अपनी एक आईब्रो को हल्का सा ऊपर उठाते हुए बोला, इस सर्जन का क्या नाम है? आप कहें तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकलवाता हूँ। शौर्य की बात सुनकर मिस्टर मारवा ने कहा, उनका नाम है मिस अलविना राणावत और वो अमेरिका की बेस्ट सर्जन है। उनके इस काम की वजह से उन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। शौर्य के हाथ में एक चम्मच थी जो अलविना का नाम लेते ही उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। शौर्य थोड़ा शॉक होकर खोया रहता है। शौर्य की इस हरकत से मिस्टर मारवा थोड़े कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक मिस्टर ओबरॉय को क्या हुआ। शौर्य की धड़कनें एक बार फिर से बेकाबू सी होने लगी थी। ये 1 घंटे में दूसरी बार था जब अलविना का नाम उसने सुना था, लेकिन इधर शौर्य के दिमाग में अलग ही चीज गूंज रही थी। अलविना, अलविना, ये नाम आज उसने 2 बार सुन लिया था। आखिर क्यों? तभी शौर्य का असिस्टेंट तुरंत चम्मच को उठाते हुए बोला, सर आर यू ऑलराइट? शौर्य थोड़ा होश में आकर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। वो पानी का ग्लास उठाकर उसकी एक सिप लेते हुए बोला, मैं आपके लिए उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवाता हूँ, डोंट वरी। मिस्टर मारवा ने मना करते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय थैंक यू, आई नो यू आर वेरी पावरफुल पर्सन एंड यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन मिस अलविना राणावत थोड़ी अलग है। वो अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना काम करती हैं। उन्हें पैसों का रौब दिखाने वाले इंसानों से बहुत नफरत है। अगर कोई पावरफुल इंसान उनके शेड्यूल में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो वे उस आदमी का बताया हुआ काम कभी नहीं करती। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, लेकिन हम मिस अलविना राणावत से पर्सनली अमेरिका में जाकर मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगी। शौर्य ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, आपने कहा वो 3 बच्चों की माँ है और आपने उसे बार बार मिस कहा, इजंट शी मैरिड? मिस्टर राणावत, मिस्टर मारवा ने शौर्य को बताते हुए कहा, उनकी शादी के बारे में तो कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं है। कहते हैं कि वो एक सिंगल मदर है, 3 बच्चों की सिंगल मॉम। ये सुनकर शौर्य बस हल्का सा अपना सर हिला देता है। 3 बच्चों की सिंगल मदर, वो भी एक फेमस डॉक्टर, इंटरेस्टिंग। तभी अचानक मिस्टर मारवा का मोबाइल रिंग हुआ और उन्होंने कॉल रिसीव किया। फोन पर एक एक्साइटेड आवाज सुनाई दी, सर मिस अलविना राणावत का नंबर मिल गया है, मैंने आपको मैसेज कर दिया है, बहुत मुश्किल से अरेंज हुआ है, हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की तब कहीं जाकर वो आपसे बात करने को तैयार हुई हैं, प्लीज उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। मिस्टर मारवा की सांसें तेज हो गई। उन्होंने झट से कहा, हाँ मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने जल्दी से कॉल कट की और उस नंबर को खोलने लगे जो अभी अभी मैसेज पे आया था। ये कहते ही मिस्टर मारवा की सांसें तेज हो गई, जिसे देखते ही शौर्य ने कहा, इज एवरीथिंग ऑलराइट मिस्टर मारवा? मिस्टर मारवा ने खुश होते हुए कहा, यस एब्सोल्युटली ऑलराइट, एक्चुअली डॉक्टर अलविना का नंबर मिल गया है, मैं जस्ट उन्हीं कॉल करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ बच्चों की पूरी टीम अपने टेबल पर बैठी खाने का इंतजार कर रही थी। जोया और अलविना खाना लेने गए हुए थे। वे खाना लेकर लौट ही रहे थे कि अलविना का फोन बज उठा। ओह गॉड, अब किसका फोन आ गया? अलविना ने आंखें घुमाते हुए कहा। वो जल्दी से टेबल पर पहुंची और खाना रखते हुए बच्चों से कहा, आराम से खाना खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? सबके लिए उनका फेवरेट खाना है, अपना अपना उठा लो, मम्मा अभी आती हैं। इतना कहकर अलविना फोन लेकर थोड़ा दूर चली गई और कॉल रिसीव की। हेलो, मिस्टर मारवा एक्साइटेड होकर बोले, हेलो क्या मैं मिस अलविना राणावत से बात कर रहा हूँ? अलविना चौंकती हुई बोली, जी हाँ बोलिए। क्या अलविना की मुलाकात वहीं बैठे शौर्य से हो जाएगी? क्या होगा शौर्य को जब पता लगेगा कि अलविना उसके बेहद करीब है? क्या जवाब देगी अलविना अपने बच्चों को? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। मिस्टर मारवा की आवाज फोन में सुनाई दी, हेलो हेलो क्या मैं मिस अलविना राणावत से बात कर रहा हूँ, द फेमस सर्जन यूएसए? अलविना ने सतर्कता से जवाब दिया, जी कहिए। मिस्टर मारवा ने विनम्र स्वर में कहा, हेलो मिस राणावत, आई एम शक्ति मारवा, मैंने आपको मेल्स भेजे थे और एक रिक्वेस्ट थी मेरी बेटी के इलाज को लेकर। अलविना ने कुछ पल सोचा, फिर याद आते हुए बोली, जी फ्रॉम इंडिया राइट? मिस्टर मारवा ने राहत की सांस ली और कहा, जी हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि आप कब अवेलेबल हैं? मैं अपनी बेटी को लेकर जल्द ही यूएस आ रहा हूँ, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, शी रियली नीड यू प्लीज मैम। मैं जानता हूँ कि बिना अपॉइंटमेंट के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, सभी डॉक्टर्स ने तो हार मान ली है। अलविना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक वेटर शौर्य के पास पहुंचा और पोलाइटनेस से पूछा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? शौर्य ने कड़क आवाज में जवाब दिया, नॉट राइट नाउ, थोड़ी देर बाद आना। वेटर ने सिर हिलाया और चला गया। शौर्य की वो आवाज मिस्टर मारवा के फोन के माध्यम से अलविना तक पहुंच गई। उस पर अलविना का पूरा शरीर सुन्न हो गया, उसकी आंख फैल गई, हृदय की धड़कनें तेज हो गई। वो आवाज, वो जानी पहचानी डार्क कर्कश आवाज, उसके मन में विचार कौन था? शौर्य? हाँ ये आवाज उसी की थी। मैं इतनी आसानी से उसकी आवाज कैसे भूल सकती हूँ? बच्चे अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, जोया भी अपना बर्गर चबा रही थी। कुश ने कंसर्न होते हुए पूछा, जोया डार्लिंग मम्मा कहाँ चली गई? उनका खाना ठंडा हो जाएगा। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खाओ ना, वो आ जाएंगी, डोंट वरी, वो एक डॉक्टर है और वो ऐसे इंपॉर्टेंट कॉल्स को इग्नोर नहीं कर सकती, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वीटहार्ट। खुश ने पिज्जा का स्लाइस खाते हुए गर्व से कहा, आई नो दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ माय मम्मा। जोया मुस्कुराई और अपने खाने पर ध्यान देने लगी। तभी उसके फोन पर मैसेज की आवाज आई। लहूश का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। जोया मन ही मन बोली, अब इसे क्या चाहिए? जोया फोन उठाकर कुछ टाइप करने लगती है। उसके चेहरे पर इरिटेटिंग एनोइंग सा एक्सप्रेशंस थे, जिन्हें देखकर सारा ने कहा, क्या हुआ जोया आंटी, आपके एक्स का मैसेज है क्या? सारा की बात सुनकर जोया थोड़ा सा कांप गई और वो बोली, सारा व्हाट डू यू मीन बाय एक्स? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो एक्स कहाँ से आ गया? सारा ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, तो आप इतनी इरिटेट होकर किसे मैसेज कर रही हैं? जोया थोड़ी नॉर्मल होते हुए बोली, इरिटेट? नहीं, मैं तो बिल्कुल इरिटेट नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स हैं, सारा दिन मैसेज करते रहते हैं, दैट्स ऑल। लव ने जोया से कहा, अगर आपको कोई परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। लव की बात सुनकर जोया मुस्कुरा देती है, अच्छा खरगोश जैसा शरीर है लेकिन बातें हाथी जैसी। ये सुनकर लव ने जवाब दिया, मैं खरगोश नहीं हूँ, आई एम अ टाइगर। उसके बाद लव जोया को घूर कर देखता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और जोया हंसने लगती है। वो उसकी गालों को पकड़कर प्यार से खींचते हुए बोली, मेरा प्यारा लिटिल टाइगर, मुझे पता है तुम्हारे होते हुए मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। अलविना अभी भी फोन पर थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उस आवाज पर था जो उसने अभी सुनी थी। मिस्टर मारवा की आवाज फोन में सुनाई दी, हेलो मिस राणावत, आप अभी भी हैं? अलविना ने खुद को संभाला,
जी जी हाँ, मैं आपको डिटेल्स मेल कर दूंगी। प्लीज़ अपनी बेटी के सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स भेज दीजिएगा। वो जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहती थी। उसका दिमाग अब एक ही सवाल से गूंज रहा था, क्या शौर्य वाकई यहाँ था? क्या ये पॉसिबल था? अलविना फिर से चौंकती हुई खुद से बोली, शौर्य? क्या वो आवाज़ सच में उस धोखेबाज की है? अलविना के मन में विचार कौन था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथों से पसीना आने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। अलविना को काफी देर तक खामोश देखकर मिस्टर मारवा की टेंस्ड आवाज ने उसे वापस प्रेजेंट मिलाया और वो फिर से अलविना से बोले, मिस्टर रावत, क्या आप मुझे सुन रही हैं? कैन यू हियर मी? अलविना एकदम से तुरंत होश में आती है और अपनी खोपड़ी को हल्का सा हिलाती है। अपने दिमाग से उस बेकार इंसान की यादों को दूर फेंकते हुए बोली, जी मैं सुन रही हूँ। देखिए मिस्टर मारवा, एक्चुअली आई एम नॉट इन यूएसए, सो यू डोंट नीड टू गो देयर। ये सुनकर मिस्टर मारवा थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। आप अमेरिका में नहीं हैं, तो प्लीज़ बताइए आप कहाँ हैं? मैं वहाँ जाऊँगा। माई डॉटर रियली नीड यू, प्लीज़ सेव माई डॉटर। मेरी बीवी रो रोकर बेहाल है। मेरी बेटी बहुत दर्द में है, प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ हेल्प अस। अलविना ने गहरी सांस लेकर शांत स्वर में कहा, देखिए रिलैक्स हो जाइए। मेरा मतलब था कि मैं यूएसए में नहीं, इंडिया में हूँ। हम यहीं मिल सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मिस्टर मारवा की आवाज़ में राहत और आश्चर्य झलका। क्या सच में? ओह माय गॉड, आप इंडिया में हैं? प्लीज़ बताइए मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ? आई रियली वांट टू मीट यू। अलविना ने सोच समझकर जवाब दिया, फिलहाल मैं एक शादी अटेंड करने आई हूँ। शादी खत्म होने के बाद मैं आपको मिलने की जगह का एड्रेस भेज दूंगी। बताइए आपकी बेटी किस हॉस्पिटल में है? मैं वहीं जाकर उसका ऑपरेशन कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको सारी डिटेल्स मेल कर दूंगा, मिस्टर मारवा ने उत्साहित स्वर में कहा। अलविना ने आगे कहा, और अपनी बेटी की सारी रिपोर्ट्स भी मेल कर देना। जी, आज शाम तक सब कुछ भेज दूंगा। थैंक यू मिस्टर रावत, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अलविना हल्का मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, एक माँ बाप का दर्द समझ सकती हूँ मैं। ऑलराइट, आप रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा, मैं केस स्टडी कर लूंगी। हॉस्पिटल में मिलते हैं। फोन काटकर अलविना वापस बच्चों की टेबल की ओर चली, लेकिन उसका मन अभी भी उस आवाज़ को लेकर डाउटफुल था। क्या वो शौर्य था? आवाज़ तो बिल्कुल उसी जैसी थी, पर नहीं, ऐसी डीप आवाज़ तो किसी की भी हो सकती है। वो गहरी सांस लेकर अपने विचारों को दबा देती है। अलविना जानती थी कि वो यहाँ आई तो है, आज नहीं तो कल शौर्य के साथ उसका मिलना और आमना सामना जरूर होगा, लेकिन जब होगा तो अलविना की शर्तों पर। वो यहाँ उसे बर्बाद करने आई है और बर्बाद करके ही जाएगी। वो वापस टेबल के पास आती है और वहाँ पर जाकर वो देखती है कि बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हाई फाई कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, अपना खाना खा रहे थे। जोया भी उनके साथ मस्ती में लगी हुई थी। अलविना मुस्कुरा जाती है और उनके पास बैठ जाती है। जोया ने अलविना से पूछा, क्या हुआ, किसका फोन था? अलविना ने जवाब दिया, एक पेशेंट की डैड का कॉल था। अपनी बेटी के इलाज के लिए वो यूएसए आना चाहते थे, स्पेशली मेरे पास। मैंने उन्हें बताया कि मैं यहीं पर हूँ, तो यहीं उस हॉस्पिटल में मिलते हैं जहाँ उनकी बेटी को एडमिट किया गया है। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। आई थिंक उनकी मदद करनी पड़ेगी। जोया ये सुनकर हल्का सा सर हिलाती है, लेकिन सारा उसके जहन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। वो सोच रही थी, क्या दुनिया के सारे डैड इतनी केयरिंग होते हैं? क्या कभी उसके डैड भी उसके लिए केयरिंग थे? क्या उसके डैड को पता है उनके बारे में? कैसा लगेगा उसे जब वो पहली बार अपने डैड के सामने जाएगी? आखिर दिखने में कैसा होगा उसका डैड? क्या बहुत हैंडसम होगा या कोई मामूली सा आदमी? सारा थोड़ी सी मायूस हो जाती है और फिर से अपने डैड के ख्यालों में खो जाती है। आखिर डैड ने ऐसा क्या किया था जो उनके साथ मॉम नहीं रहती? क्या हुआ था दोनों के बीच? कैसे दोनों अलग हुए? अब सारा किसी भी तरह से अपने डैड को ढूंढना चाहती थी, उसे फेस करना चाहती थी और उसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहती थी। तभी अचानक सारा को कुछ याद आता है। वो फटाफट अपना मोबाइल निकालती है। उसने अपने मोबाइल में कुछ चेक किया और बोली, अरे हद है कि अपने आप को इतना बड़ा बिजनेस टाइकून समझता है कि मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की है। सारा जब ये देखती है कि शौर्य ने इंस्टाग्राम पर कोई एक्टिविटी नहीं की है तो सारा का मुंह उतर जाता है। सारा अपने मन ही मन में बोली, ये मिस्टर हैंडसम मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? बहुत एटीट्यूड है ना इसमें। अगर मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में इसकी एटीट्यूड की धज्जियां उड़ा सकती हूँ। हाउ डेयर ही कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सारा रणावत कभी किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं भेजती, इसके पास भेज रही है तो ये अपने भाव खा रहा है। ये जानता नहीं है मैं कौन हूँ। आया बड़ा। सारा को तरह तरह के मुंह बनाते हुए देखकर अलविना ने पूछा, क्या हुआ, क्या देख रही हो फोन में और ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? सारा ने तुरंत फोन को रखते हुए कहा, क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ मुंह बना रही हूँ। जोया ने कुछ देर पहले सारा की बात को याद करते हुए मौके पर चौका मारकर कहा, तुम्हारे एक्स का मैसेज आया है क्या, जो ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बना रही हो? जोया की बात सुनकर सारा अपनी आंखें सिकोड़ लेती है और जोया हंसने लगती है। अलविना थोड़ा हैरान होते हुए बोली, एक्स? तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? सारा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, जोया आंटी तो बस मेरी टांग खींच रही है। ये सुनकर जोया ने कहा, जैसे 2 मिनट पहले तुम मेरी टांग खींच रही थी, अब आया मजा? जोया जोर से हंसने लगती है। सारा मुंह टेढ़ा कर लेती है। अलविना हंसते हुए सारा को उठा के गोद में बैठा लेती है और गाल पर किस करती हुई बोली, मेरी प्यारी लिटिल प्रिंसेस। क्या सारा अपने डैड की असलियत जान पाएगी? आखिर सारा क्यों उस मिस्टर शौर्य के पीछे पड़ी हुई थी? क्या सारा अलविना से पहले ही शौर्य तक पहुंच जाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। मॉल के बाहर एक और बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी पार्क करने के बाद सम्राट दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर गाड़ी की बगल की सीट की ओर जाती है जहाँ से अभी तक पंछी बाहर नहीं निकली। गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर सम्राट का हंसने का मन कर रहा था, पर वो अपनी हंसी रोक लेता है। पंछी बेचारी सीट बेल्ट में उलझी हुई थी, वो उसे उतार नहीं पा रही थी। वो सीट बेल्ट में उलझ कर रह गई थी और वो सचमुच में बहुत फनी लग रही थी। सम्राट ने टॉन्ट मारते हुए कहा, अब तुम्हें सीट बेल्ट निकालना भी नहीं आता? पंछी उसकी तरफ देखती है, चेहरा मासूमियत से भरा हुआ, बिल्कुल एक बेचारे से बच्चे जैसा। कई बार तो सम्राट खुद हैरान रह जाता था कि कोई इतना मासूम कैसे दिख सकता है, पर इस बार उसे लग रहा था कि ये सब नाटक है। लुटेरी लड़की है, मासूमियत का दिखावा कर रही है। खुद के इमोशंस पर काबू करते हुए सम्राट बोला, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं? लूटपाट के अलावा कुछ आता भी है तुम्हें? पंछी कुछ नहीं कहती, बस बेचारा सा मुंह बनाकर नजरें झुका लेती है। उसकी रोने जैसी शक्ल देखकर सम्राट गहरी सांस लेता है और बड़बड़ाता है, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, पता नहीं कौन सी दुनिया से आई है। वो आगे बढ़कर पंछी के लिए दरवाजा खोलता है और सीट बेल्ट निकालने के लिए थोड़ा झुकता है।
इस पल के लिए दोनों फिर एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। पंछी एकदम सीट से चिपक जाती है, लेकिन सम्राट इतनी नजदीक आ चुका था कि उसकी शर्ट और सीने से उठती परफ्यूम की खुशबू पंछी साफ साफ महसूस कर सकती थी। जब सम्राट उसकी ओर देखता है तो पंछी डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया हो और वो उसे इतनी नजदीकी से देखना नहीं चाहती हो। वो आंखें मूंदे इतनी मासूम लग रही थी, इतनी प्यारी कि सम्राट का दिल और तेजी से धड़कने लगता है। सम्राट का गला सूखने लगता है। वो कांपते हुए बोला, ओ गॉड, इस लड़की को लूटपाट मचाना ही नहीं, सेड्यूस करना भी आता है। इतना मासूम सा चेहरा बनाकर ये किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। पर ये जानती नहीं मैं भी सम्राट हूँ, सम्राट अस्थाना। इतनी आसानी से सेड्यूस होने वालों में से नहीं हूँ। सम्राट झटके से पीछे हटता है कि तभी अचानक गाड़ी की छत उसके सिर से टकरा जाती है। पंछी घबराकर आंखें खोल देती है और बोलती है, क्या हुआ, आप ठीक है ना? सम्राट अपना सर पीछे से मसलने लगता है। सर फूट गया मेरा, ओह गॉड, बहुत दर्द हो रहा है। पंछी थोड़ा घबरा जाती है और सम्राट के सिर को सहलाने लगती है। अब दोनों काफी करीब आ गए थे। दोनों का चेहरा बहुत ज्यादा करीब आ गया था, इतना कि वो दोनों एक दूसरे के जिस्म की खुशबू को भी महसूस कर सकते थे। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते हैं, जैसे किसी ने हिप्नोसिस कर दिया हो। दोनों बिना पलक झपकाए ही एक दूसरे में खो जाते थे कि तभी तेजी से एक हॉर्न ने दोनों का ध्यान भंग किया। सम्राट पंछी से दूर हुआ और घबराते हुए बोला, अरे चलो भी, यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? तभी मॉल के पास सिक्योरिटी गार्ड्स को देख पंछी घबरा जाती है और वो वहीं खड़ी हो जाती है। पंछी जानती थी कि ये वो लोग नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों उसे अनजाना सा डर लगने लगा था। सम्राट ने थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर देखा कि पंछी उसके साथ नहीं थी। वो जैसे ही पीछे देखता है तो पाता है कि पंछी मॉल सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर डर गई थी। उसे देख सम्राट थोड़ी इरिटेशन से बड़बड़ाया, अब इसे क्या हो गया? सम्राट उसके पास गया और बोला, क्या हो गया? यहाँ पर पुतला बनकर क्यों खड़ी हो गई हो? चलना नहीं है क्या? पंछी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए घबराते हुए कहा, वो मुझे उन लोगों से डर लग रहा है। पंछी ये बोलकर गार्ड्स की तरफ उंगली से इशारा करती है। सम्राट ने टॉन्ट मारते हुए कहा, वो गार्ड्स है पंछी, सिक्योरिटी गार्ड्स, तुम्हें उनसे क्यों डर लग रहा है? वो तुम्हें खा नहीं जाएंगे। पंछी थोड़ी घबराई फिर बोली, ये लोग वैसे ही दिखते हैं जैसे वो लोग दिखते थे जिन्होंने मुझे इतने सालों से कमरे में बंद करके रखा था। उनका हुलिया भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। पंछी की बात सुनकर सम्राट को थोड़ा अजीब लगता है। वो फिर बोला, लो फिर से शुरू हो गया इसका ड्रामा, कितनी नेचुरल एक्टिंग कर लेती है यार। सम्राट पंछी का हाथ पकड़ते हुए बोला, डोंट वरी, ये लोग किडनैपर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है और ये तब तक तुम्हें कुछ नहीं करेंगे जब तक तुम इन पर वार नहीं करती। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। पंछी को घबराहट हो रही थी, लेकिन सम्राट उसे अपने साथ लेकर जाता है। मॉल इतना बड़ा था कि पंछी की आंखें शौक से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके फेस रिएक्शन जब सम्राट देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, हंसे या रोए। वो मॉल को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई एलियंस का स्पेसशिप देख लिया हो और उसमें से बहुत सारे एलियंस देख लिए हों। ऐसे देख रही थी वो वहाँ के सारे इंसानों को। सम्राट ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की तो सच में पागल है। उधर शौर्य अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलने लगता है। अलविना भी जोया और तीनों बच्चों को लेकर जाने लगती है। वो लॉबी में से गुजर ही रही थी कि तभी दो लड़कियां वहाँ पर खड़ी आपस में अजीब बातें कर रही थी। क्या तुम सच बोल रही हो? सच में वो तेरे पीछे खड़े थे? उन्होंने तुझे टच किया और तुमसे बात भी की? सीरियसली? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी दूसरी लड़की ने कहा, अरे सच बोल रही हूँ, वो ठीक मेरे पीछे खड़े थे और हाँ, यहाँ कंधे पर उन्होंने हाथ रखा था। और एक बात बताऊं, ही स्मेल्स सो गुड मैन। उसकी बॉडी से इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही थी ना कि मैं तो बेहोश होकर उसकी बाहों में गिरने वाली थी। इतना हैंडसम चेहरा देखकर तो मैं वैसे ही अपने होश को बैठी थी। ऊपर से उनके जिस्म की वो खुशबू मुझे तो पागल बना रही थी। ये वही लड़की थी जिसे शौर्य ने गलती से अलविना समझ लिया था और उसके साथ में खड़ी उसकी वही फ्रेंड जो उसे पुकार रही थी और वहाँ से लेकर गई थी। जोया, अलविना और तीनों बच्चे उनके पास से गुजर रहे थे। तभी उस लड़की की फ्रेंड ने कहा, होश तो खो ही बैठोगी ना पागल, शौर्य सिंह ओबरॉय है वो। उसके पीछे तो लड़कियां अपने हाथ की नसें काटने को तैयार हैं। शौर्य सिंह ओबरॉय का नाम सुन अलविना के कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो उनकी तरफ देखती है। वहाँ पर खड़ी वो लड़की नीचे देखते हुए बोली, देखना पूरी भीड़ में अकेला दिखाई दे रहा है, क्या पर्सनालिटी है उसकी। सच में काश वो मुझे अपने साथ एक फोटो क्लिक करने देता, पर वो इतनी जल्दी में चला गया कि उसके पास टाइम नहीं है। ये सोचकर वो लड़की हल्का सा उदास हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड ने कहा, अरे कम से कम तूने उसे करीब से देखा तो, तू बहुत किस्मत वाली है, सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। उन लड़कियों की बात सुनकर अलविना को अजीब सी फीलिंग आती है। वो अपनी मुट्ठियां कस लेती है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। जोया देखती है कि अलविना के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। वो अलविना के पास आकर आंखों ही आंखों में इशारा करती है और पूछती है कि क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना। जोया की बात का कोई जवाब न देते हुए अलविना उस तरफ आती है जहाँ वो लड़कियां खड़ी नीचे देख रही थी। अलविना नर्वस होकर अपने आप से बड़बड़ाई, क्या वो यहाँ है? क्या वो सच में यहाँ पर आया हुआ है? कहीं उसने मुझे, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। ओ गॉड। धीरे धीरे अलविना के कदम उस तरफ बढ़ते हैं और वो लड़कियों के ठीक बगल में आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर भी उस इंसान पर पड़ती है जिसे जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन जिसे बर्बाद करने के लिए वो 7 समंदर पार यहाँ पर आई थी। शौर्य मॉल से बाहर जा रहा था। उसके गार्ड्स उसके पीछे चल रहे थे। अलविना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बुदबुदाई, हमारे इतना करीब होने के बाद भी हम नहीं मिले, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, मैं तुमसे उसी दिन मिलूंगी जिस दिन तुम्हारी बर्बादी को अपने हाथ से अंजाम दूंगी। आई एम बैक टू टेक माय रिवेंज माय सेल्फ। जल्दी ही शौर्य और उसके गार्ड्स मॉल से चले जाते हैं। अब जोया गाड़ी में बैठी हुई थी और सारा उसकी गोदी में लेटी हुई थी। लव कुश पीछे की सीट पर सो गए थे क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुके थे। बहुत रात भी हो गई थी, इसलिए अलविना गाड़ी ड्राइव कर रही थी। जहाँ सभी लोग सो गए थे वहीं जोया के दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी। जोया ने अलविना से पूछा, जब से हम मॉल से आए हैं तब से तुम्हारे हाव भाव इतने कैसे बदल गए? क्या तुमने वहाँ किसी को देखा? अलविना ने बहुत ठंडी आवाज में कहा, उसे जिसे नहीं देखना चाहिए था। अलविना के इतना कहते ही जोया समझ जाती है कि वो किसकी बात कर रही है। वो हैरानी से चौंकते हुए बोली, क्या वहाँ पर लेकिन कैसे? अलविना गाड़ी चलाते हुए बोली, मे बी कोइंसिडेंस, बट डोंट वरी, अगली मुलाकात वेल प्लान होगी। जोया बस हल्का सा अपना सर हिलाती है और सीट पर अपना सर रखकर रिलैक्स करती है। तभी सारा हल्की सी अपनी आंखें खोलती है और अपनी मम्मा की तरफ देखती है। अलविना के चेहरे पर कोल्डनेस थी। वो गाड़ी चला रही थी। अलविना और जोया की बात सारा सुन चुकी थी। वो नींद में नहीं थी, सिर्फ आंखें बंद करके लेटी हुई थी। सारा अपने मन ही मन में सोचती है,
सोनिया आंटी और मम्मा किस बारे में बात कर रही हैं? किसे देखा इन्होंने? किससे मुलाकात की बात कर रही हैं? क्या करेगी अब सारा? क्या सारा को अब अलविना और शौर्य की सच्चाई पता चल जाएगी? सम्राट और पंची की जुगलबंदी कहाँ तक ले जाएगी? क्या ये दोनों भी प्यार में पड़ जाएंगे? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। सम्राट ने पंची को घूरते हुए सख्त आवाज में कहा, ये मॉल है, एलियंस का स्पेसशिप नहीं। ऐसे क्या घूर रही हो? पंची ने तुरंत सिर झुका लिया और अपनी उंगली दांतों के बीच फंसा ली। उसका बेबस चेहरा देखकर सम्राट को अजीब सी झुंझलाहट होने लगी। वो ना चाहते हुए भी उसकी इन हरकतों की वजह से अंदर ही अंदर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। सम्राट ने डपटते हुए कहा, पंची खबरदार, अगर आइंदा ऐसा बेचारा चेहरा मेरे सामने बनाया तो तुम चाहे कितना ही क्यूट बन लो, मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, समझी? अब चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर एस्केलेटर की ओर ले गया। पंची ने चलती हुई सीढ़ियों को देखकर आंखें फैला ली और घबराते हुए कहा, ये क्या है? ये सीढ़ियां अपने आप ही ऊपर कैसे जा रही हैं? उसकी आवाज में साफ डर झलक रहा था। सम्राट ने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई और बोला, डोंट टेल मी कि तुमने कभी एस्केलेटर भी नहीं देखा। पंची ने ना में सिर हिलाया। सम्राट को इतना गुस्सा आया कि उसका मन हुआ अपने ही बाल नोच ले। वो गहरी सांसें लेकर शांत हुआ और फिर बोला, कंट्रोल सम्राट कंट्रोल, ये बेवकूफ है, ना दिमाग खराब मत कर। सम्राट ने सख्त आवाज में कहा, देखो मेरा हाथ पकड़ो और चलो मेरे साथ। जैसे ही सम्राट ने उसे खींचकर एस्केलेटर पर चढ़ाया, पंची ने डर से उसको जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सम्राट की धड़कनें अचानक तेज हो गई जब पंची ने उसे जोर से हक जो किया था। आसपास के लोगों की नजरें उन पर टिकी थी। सम्राट अनकंफर्टेबल होकर अपना गला साफ करने के बहाने से बोला, पंची रिलैक्स, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पंची का डर कम नहीं हुआ और वो सम्राट को और टाइट पकड़ लेती है। सम्राट ने कोई और चारा ना देखकर उसे भी अपनी बाहों में समेट लिया। उसके कांपते शरीर को शांत करने की कोशिश करते हुए वो सचमुच हैरान था। ये लड़की उसे कितनी अजीब लग रही थी। फिलहाल तो वो सिचुएशन अजीब थी क्योंकि इतने सारे लोग बस उन्हें देख रहे थे और वो उससे चिपक के खड़ी थी। सम्राट को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए बस वो ऐसे ही खड़ा रहा जब तक कि वो दोनों ऊपर नहीं पहुंच जाते। ऊपर पहुंचने के बाद सम्राट पंची को अपने से थोड़ा सा दूर करते हुए बोलता है, ओके नाउ रिलैक्स, देखो हम पहुंच गए, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, हम इतना डरती रहती हो तुम। पंची थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर सम्राट उससे दोबारा बोलता है, अब चलो मेरे साथ। पंची भी फटाफट सम्राट के पीछे चली जाती है और सम्राट उसे लेकर एक बड़ी सी शॉप में एंट्री करता है। पंची पहली बार शॉपिंग करने के लिए इतने बड़े मॉल की इतनी बड़ी शॉप में आई थी। इतने सारे कपड़े, एक्सेसरीज और न जाने क्या क्या था वहाँ पर। पंची तो बस सब कुछ देखती ही रह जाती है। सम्राट आगे बढ़ता है और पंची से कहता है, यहाँ से लेंगे हम तुम्हारे लिए ऑफिस के कुछ नए कपड़े। पंची कंफ्यूजन में हर जगह देख रही थी। दुकान के अंदर दो सेल्स गर्ल खड़ी थी। एक आईने के सामने लिपस्टिक लगा रही थी जबकि दूसरी कपड़ों को सही तरह से अरेंज कर रही थी। दूसरी लड़की ने झल्ला कर कहा, अब मेकअप करना बंद करो और कस्टमर को अटेंड करो। मेकअप कर रही लड़की ने बिना रुके जवाब दिया, हाँ समझ गई, बस जा रही हूँ, एक बार अपना टचअप तो कर लूं। दूसरी ने उसे फिर से कहा, हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, मेकअप करने के लिए नहीं, तुम पूरा दिन शीशे के सामने ही खड़ी रहती हो। मेकअप कर रही लड़की ने चतुराई से जवाब दिया, हमें इसलिए रखा गया है क्योंकि हम खूबसूरत हैं। बड़ी बड़ी बुटीक्स में सेल्स गर्ल्स इसलिए हायर की जाती हैं ताकि हम अपनी खूबसूरती से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो टेक्निकली मैं अपना काम ही कर रही हूँ। दूसरी लड़की ने निराश होकर गहरी सांस ली और काम में जुट गई। जैसे ही पहली लड़की ने अपना मेकअप पूरा किया और जाने लगी, उसकी नजर सम्राट पर पड़ी और वो बोली, ओह माय गॉड, क्या हैंडसम आदमी है। अरे बेवकूफ, ये कपड़ों की दुकान है, दूल्हा मंडी नहीं जहाँ अपने लिए लड़के चूज कर रही है। दूसरी ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। पहली लड़की ने फटाफट फिर से आईना निकाला और फिर बोली, इतने हैंडसम आदमी के सामने जाने से पहले खुद को परफेक्ट तो बनाना होगा ना, क्या पता मेरी खूबसूरती देखकर मेरा दीवाना हो जाए और पूरी दुकान ही खरीद ले। दूसरी लड़की ने आंखें घुमाई और बड़बड़ाई, नॉनसेंस कहीं की। पहली लड़की ने अपने बालों को हल्का सा बाउंसी बनाया और शर्ट का टॉप बटन खोलकर सेक्सी लुक दिया और फिर बोली, अब परफेक्ट लग रही हूँ, अब देखो मेरा कमाल। ये बोलते ही वो सम्राट की ओर बढ़ी। दूसरी लड़की ने उसे पीछे से कहा, अटेंड करने जा रही है या सेड्यूस करने? ये तो एक नंबर की गोल्ड डिगर है। सेल्स गर्ल ने सम्राट के पास जाकर चुलबुली मुस्कान के साथ पूछा, हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू? सम्राट ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके पीछे खड़ी पंची की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ इनके लिए कुछ कपड़े चाहिए। सेल्स गर्ल ने सम्राट को लुक देते हुए पूछा, और आपके लिए सर, वुड यू लाइक टू बाय समथिंग? सम्राट ने उसके प्रयासों को भांप लिया। वो उसके करीब आकर मुस्कुराया, आप पहले इनकी हेल्प कर दीजिए, मुझे जो चाहिए होगा वो मैं बाद में बता दूंगा। सेल्स गर्ल सम्राट के रिस्पॉन्स से एक्साइटेड हो जाती है। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल जाती है और वो बोली, श्योर सर, मैम प्लीज आप मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर वो पंची को लेकर आगे बढ़ जाती है। पंची हिचकिचाते हुए बोलने की कोशिश करती है, वो मुझे क्या चाहिए? पंची की आवाज डगमगा जाती है। सम्राट तुरंत बीच में बोल देता है, आप इन्हें ऑफिस वेयर ड्रेस दिखाइए, थोड़ी फॉर्मल टाइप। बिल्कुल सर। सेल्स गर्ल चमकती आंखों से जवाब देती है और उन्हें फॉर्मल वेयर सेक्शन तक ले जाती है। वहाँ पहुंचकर वो कहती है, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। सम्राट पंची के लिए कई फॉर्मल ड्रेस चुनता है, उन्हें उसके सामने होल्ड करके देखता है। पंची गूंगी गुड़िया की तरह खड़ी रहती है, बस सम्राट के इंस्ट्रक्शंस का पालन करती हुई। सम्राट कहता है, हाँ ये सब ठीक लग रही है, अब मैचिंग के जूते और पर्स भी चाहिए, चलो उधर आओ। वो पंची का हाथ पकड़कर शू सेक्शन की ओर ले जाता है। उसके स्पर्श से पंची का दिल धड़कने लगता है। वो कुछ पलों के लिए सम्राट को निहारती है, फिर शर्म से नजरें झुका लेती है। शू सेक्शन में पहुंचकर सम्राट कुछ स्टाइलिश हाई हील्स निकालते हुए ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ इन्हें ट्राई करो। पंची नर्वसली एक जोड़ा पहनने की कोशिश करती है। पहला कदम भरते ही वो धड़ाम से गिर जाती है। आसपास के लोगों की हंसी सुनकर सम्राट अपना माथा पकड़ लेता है। सम्राट झल्लाते हुए बोला, मुझे मत बताना कि तुम्हें हील्स में चलना नहीं आता। पंची स्ट्रगल करते हुए उठने की कोशिश करती है और फिर बोलती है, मैंने ये कभी। पंची फिर से गिरते हुए अपनी बात पूरी करती है, पहनी नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। दूसरी बार गिरने पर माहौल और भी मजाकिया हो जाता है। सम्राट आगे बढ़ के उसे उठाता है।
पागल हो गई हो क्या? चुपचाप सीधी खड़ी हो जाओ। पंची लड़खड़ाते हुए सम्राट से चिपक जाती है। मैं इनमें चल ही नहीं सकती। सम्राट निराशा भरी नजरों से देखते हुए बोला, मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, पहले ही बता देती तो। अब यहीं बैठो। वो पंची को बैठा देता है और सेल्स बॉय को फ्लैट जूते दिखाने का आदेश देता है। पंची शर्म से सिर झुकाए हुए है, जबकि सम्राट के चेहरे पर ये सब चल रहा था कि मैं ये सब क्यों झेल रहा हूँ। सेल्स बॉय फ्लैट ऑफिस वियर फुटवेयर दिखा देता है। उनमें से सम्राट को जो जो पंची पर अच्छा लगता है वो सब खरीद लेता है। उसके बाद सम्राट बोला, ओके, कपड़े और जूते हो गए, अब बारी है तुम्हारी एक्सेसरीज और पर्स वगैरह की। चलो उसे भी ले लेते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद सम्राट वो भी ले ही लेता है। उसके बाद सम्राट एक सेल्स गर्ल को बुलाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, हमारी शॉपिंग हो गई है, यहाँ ये प्लीज। थोड़ी देर में ही वही सेल्स गर्ल सम्राट के पास आई और बोली, जी सर, हो गई आपकी शॉपिंग। सम्राट ने सारा सामान सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सारा पैक करवा दीजिए, तब तक मैं इनके मेकअप का भी सामान ले लेता हूँ। सम्राट ये बोलकर वहीं एक अलग सेक्शन में चला जाता है जहाँ पर मेकअप वगैरह का सामान रखा था। वो सेल्स गर्ल सम्राट की एनर्जी देखकर हैरान थी। वो मन ही मन बोली, ओह माय गॉड, लगता है आज सच में ये पूरी ही शॉप खरीद लेगा। इस लड़की की तो आज निकल पड़ी, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड है, वरना इतना पैसा कौन उठाता है। वो सेल्स गर्ल फिर से बुदबुदाई, मुझे तो चलन हो रही है इस लड़की से। इस लड़की ने तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहन रखा। इस लड़की को तो ढंग के कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं आता। पता नहीं हैंडसम ने क्या देख लिया इसमें जो इसके लिए पैसे पानी की तरह बहा रहा है। सम्राट पंची के लिए कॉस्मेटिक सेक्शन में पहुंच जाता है। तभी अचानक सम्राट को एक आवाज सुनाई देती है, हेलो सैम बेबी। सम्राट पलट कर देखता है तो चौंक जाता है। वो चौंक जाता है और उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाता है, तो तुम और यहाँ। सम्राट पीछे देखता है, वहाँ हॉट ब्राउन कलर की स्कर्ट, हाथों में गुची का पर्स लेकर उसकी गर्लफ्रेंड राहा खड़ी थी। राहा ने एक्साइटमेंट में फिर से सम्राट की तरफ देखते हुए कहा, ओह माय गॉड सैम बेबी, इज दैट यू। राहा आगे चलकर आती है। उसकी वॉक में एक स्टाइल था, एक क्लास थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत और हॉट थी क्योंकि वो एक मॉडल भी थी। सम्राट जो थोड़ा सरप्राइज हो गया था तुरंत होश में आकर बोला, राहा बेबी तुम यहाँ। राहा ने हल्के से अपने कंधे उठाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरी शॉप यहाँ है। बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सम्राट कुछ बोल नहीं पाता, वो एकदम से चुप हो जाता है। तभी राहा की नजर पंची पर पड़ती है। वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। सम्राट अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसके माथे के पसीने बता रहे थे कि इस वक्त राहा के होने से उसे बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली थी। अब क्या जवाब देगा सम्राट। क्या राहा सच्चाई जानने के बाद ब्रेकअप कर लेगी। क्या होगा जब सम्राट पंची को ले जाएगा अपने साथ ऑफिस। आखिर क्या है सम्राट और उसके डैड की छिपी हुई सच्चाई। जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। सम्राट अचानक टेंशन में आ जाता है और घबराहट में जल्दी से बोलता है, नथिंग बेबी, ये मेरी कजन सिस्टर है, दूर की रिश्तेदार। उसका दूर शब्द इतना जोरदार होता है कि लगता है जैसे वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई हो। पंची चुपचाप खड़ी रहती है जबकि राहा उसे डाउट भरी नजरों से देखती हुई बोली, बेबी इसकी हालत तो देखो, क्या सच में ये तुम्हारी कजन सिस्टर है। इसका स्टैंडर्ड तुमसे बिल्कुल मैच नहीं करता। सम्राट राहा की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचता है। छोड़ो ना बेबी, वैसे आज तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। वो ये कहते हुए प्यार से उसके बालों को कान के पीछे करता है। राहा शर्माते हुए ब्लश करने लगती है और हल्का सा सम्राट के सीने पर मुक्का मारती हुई बोली, तुम हमेशा ऐसी तारीफ करके मुझे चुप करा देते हो। अच्छा ये बताओ, पिछले कुछ दिनों से मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते। क्या कोई दूसरी गर्लफ्रेंड मिल गई है। सम्राट हंसते हुए जवाब देता है, हो बेबी तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस दुनिया में है ही नहीं, बस कुछ फैमिली इशू चल रहा था। राहा कंफ्यूज होकर पूछती है, फैमिली इशू। सम्राट सीरियस होकर बोला, हाँ मुझे कल से कंपनी ज्वाइन करनी है। मेरी माँ के एक्स हस्बैंड ने मुझे स्पेशली वार्निंग दी है। राहा गहरी सांस लेकर बोली, राइट मैं समझ गई, तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, लेकिन काम में इतना मत खो जाना कि मुझे भूल जाओ। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम मुझसे काफी कटने लगे हो। ये कहते हुए वो सेडेक्टिव तरीके से सम्राट के सीने पर हाथ फेरने लगती है। सम्राट उसके हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कहो तो आज कसर पूरी कर लेते हैं। तभी राहा की नजर पंची पर पड़ी जो चुपचाप उन दोनों को देख रही होती है। तभी राहा अनकंफर्टेबल होकर बोली, बेबी लेकिन तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो। सम्राट को अचानक पंची का ख्याल आता है। वो गहरी सांस लेकर बोला, कल से मुझे ऑफिस जाना है तो एक सेक्रेटरी तो चाहिए ना। मैं सोच रहा था कि इसे बना लूं। ऑफिस में बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं और मेरी पर्सनल लाइफ का भी सवाल है। राहा ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, आर यू सीरियस बेबी, ये क्या बोल रहे हो। इस बहनजी टाइप लड़की को सेक्रेटरी बनाओगे। तुम्हारा स्टैंडर्ड देखो, कम से कम अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कोई ढूंढ लेते। इस लड़की को तो मैं अपने घर पर काम वाली भी ना रखूं। ऐसी क्या खास बात है इसमें, सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारी कजन सिस्टर है। पंची जब राहा की बात सुनती है तो उसे बुरा लगता है पर वो कुछ बोलती नहीं। सम्राट पंची की तरफ देखता है और फिर राहा की तरफ देखने के बाद बोला, हो बेबी इतना मत सोचो, स्टैंडर्ड सेक्रेटरी ढूंढने में कितना समय लग जाएगा पता नहीं, और मेरे पास समय ही नहीं है। वो आदमी मुझे कल सुबह कंपनी बुला रहा है, इसलिए मैं अभी मजबूर हूँ। सम्राट ने एक लंबी सांस ली, फिर थोड़ा रुककर आगे कहता है, सच कहूँ तो मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो चुपचाप रहे और मेरी हर बात माने। मुझे लगता है ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज मैं इसे थोड़ी शॉपिंग करवाने लाया हूँ। कल जब ये मेरे साथ ऑफिस जाएगी तो मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार दिखनी चाहिए ना, बस इसलिए थोड़ा ट्रेन कर रहा हूँ। इस बात पर राहा एक ह्यूमिलिएटिंग से मुस्कान के साथ बोली, तुम इसे 2-3 साल ट्रेन करोगी पर मुझे नहीं लगता कि तब तक भी तुम्हारे स्टैंडर्ड तक पहुंच पाएगी। छोड़ो, अब मैं क्या कहूँ, तुम्हारी मर्जी। राहा ने अचानक लहजे को नरम करते हुए आगे कहा, सुनो ना, कल मेरा शो है, पूरा दिन बिजी रहूंगी, इसलिए आज रात का ही टाइम है। तुम अगर कहो तो। राहा का हाथ सम्राट के शरीर पर सांप की तरफ फिसला, जैसे वो उसे अभी के अभी अपने वश में कर लेगी। सम्राट ने उसकी चाल भांपकर मदहोश कर देने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह माय लव, मेरा तुम्हारे पास आने का पूरा मन है, लेकिन क्या करूं, आज रात तो कल की तैयारी में चली जाएगी। पर डोंट वरी, तुम अपना काम निपटाओ, फिर जल्द ही हम मिलते हैं। राहा के चेहरे पर छाई उदासी उसकी आंखों में चमक बनकर उभरी जब उसने सम्राट से कहा, रियली टाइम निकालोगे ना मेरे लिए। सम्राट ने उसे खींचकर अपने पास किया और उसके माथे पर किस करता हुआ बोला, बिल्कुल स्वीटहार्ट, मैं जल्दी से तुमसे मिलता हूँ, फिर तुम अपनी सारी इच्छा पूरी कर लेना। राहा वहाँ से चली गई थी, लेकिन पंची के मन में बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया था।
और वो अकेली ही उनमें उलझी हुई थी। अगली सुबह सम्राट पंची के साथ ऑफिस जाने वाला था। वो फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाता है। सम्राट जोर से चिल्लाते हुए बोला, दाई माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, ब्रेकफास्ट तैयार है या नहीं? तभी दाई माँ किचन से निकलते हुए बोली, अरे हाँ बाबा, बिल्कुल तैयार है, तुम पहले बैठो तो सही। दाई माँ खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सम्राट अपनी घड़ी में टाइम चेक करते हुए बोला, और ये पंची की बच्ची कहाँ पर है गई? इसे पहले ही बोला था कि टाइम से तैयार हो जाए। आज अगर पहले ही दिन ऑफिस लेट हो गया तो वो आदमी मुझे जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ेगा। दाई माँ सम्राट के पास आकर बोली, क्यों इतनी चिंता करते हो? वो आ जाएगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब कुछ संभालोगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी कंपनी संभाल रहे हो, जैसे कि तुम्हारी माँ हमेशा चाहती थी। अपनी माँ की याद आते ही सम्राट एकदम से उदास हो जाता है। दाई माँ उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, एक माँ अपने बच्चे से मरकर भी जुदा नहीं होती। सम्राट हल्के से अपनी गर्दन हिला देता है। तभी दाई माँ सीढ़ियों की तरफ देखती हुई बोली, हे राम, क्या ये अपनी पंची है? दाई माँ की बात सुनकर सम्राट कंफ्यूज होकर सीढ़ियों की तरफ देखता है तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रहती है। एक पल के लिए तो उसकी सांसें और धड़कनें दोनों ही रुक जाती हैं। पंची सीढ़ियों से चलकर आ रही थी। पंची ने सफेद शर्ट और ग्रे कलर की पेंसिल स्कर्ट पहनी थी। चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, फिर भी वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। सम्राट तो बस उसे एक टक देखता ही रह जाता है, लेकिन पंची थोड़ी नर्वस और घबराई हुई थी, जिसकी वजह से वो आराम आराम से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। दाई माँ की नजर जब सम्राट पर पड़ती है तो उसका ये हाल देखकर वो इमोशनल हो जाती है और मन ही मन बोलती है, भगवान भी पता नहीं कहाँ के संजोग कहाँ मिला देता है। उम्मीद है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। दाई माँ अच्छे से जानती थी कि सम्राट को इस वक्त एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो इसकी जिंदगी संवार सके। पंछी चलकर उन दोनों के सामने पहुंच जाती है। दाई माँ ने अपनी कोहनी मारकर सम्राट को होश में किया। सम्राट ने जानबूझ के गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पहले ही दिन लेट करवाओगी क्या? पंछी स्कर्ट को थोड़ा नीचे करते हुए बोली, आई एम सॉरी, मुझे कपड़े पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बस इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। दाई माँ ने देखा कि पंछी उन कपड़ों में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसलिए दाई माँ पंछी से बोली, बेटा तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम पर जाओ, और हाँ, तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। पंछी को दाई माँ की बातों से हिम्मत मिली और वो हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। सम्राट ना चाहते हुए भी पंछी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी नजर बार बार पंछी पर जाकर टिक जा रही थी। तभी सम्राट बोला, दाई माँ फटाफट खाना दीजिए पंछी को भी, उसके बाद निकलना भी है, मुझे बहुत देर हो रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सम्राट और पंछी गाड़ी से ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। सम्राट जैसे ही अपनी गाड़ी ऑफिस के बाहर रोकता है तो वो देखता है कि ऑफिस के आगे कुछ लोग खड़े हुए हैं। सम्राट पंछी की तरफ देखता है जो चुपचाप बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। सम्राट ने पंछी की अटेंशन अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो चले फिर ऑफिस के अंदर। पंछी सम्राट की तरफ देखकर बस हल्का सा अपना सर हिला देती है। सम्राट एक गहरी सांस लेता है और गाड़ी से उतरता है। पंछी भी अब सम्राट के साथ आगे बढ़ती है। कंपनी के सभी लोग हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए अपने नए मालिक के कंपनी आने का इंतजार कर रहे थे और उसके स्वागत में वहाँ पर खड़े हुए थे। ऑफिस के कुछ लोग सम्राट का वेलकम करते हुए बोले, वेलकम टू द ऑफिस सर। फिर दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, कंपनी में आपका स्वागत है, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। तभी एक और ने कहा, वेलकम सर, वेलकम मैम, उम्मीद है कि आपको अपना ऑफिस बेहद पसंद आएगा। सभी ने वेलकम करते हुए फूलों के गुलदस्ते उनकी तरफ बढ़ाए। सम्राट सारे गुलदस्ते एक्सेप्ट करता है और अपने पीछे खड़ी पंछी के हाथों में रख देता है। फूल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पंछी के लिए उन्हें संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जैसे तैसे वो एडजस्ट कर लेती है। ब्लैक सूट में एक आदमी चलकर सम्राट के पास आकर बोला, हेलो सर, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, विकास प्रजापति, आपकी कंपनी में आपका स्वागत है। सम्राट पूरी कंपनी को एक नजर उठाकर देखता है और फिर मैनेजर से बोला, थैंक्स, वैसे मेरा केबिन कहाँ है? मैनेजर बोला, चलिए सर, आपका केबिन बिल्कुल तैयार है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैनेजर जैसे ही जाने को हुआ तो उसने देखा कि पंछी भी उनके साथ जा रही है, तो वो मैनेजर पंछी को थोड़ी अजीब नजरों से देखता है। ये देखकर सम्राट बोला, ये पंछी है, आज से ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। मैनेजर इस बात को समझते हुए बोला, ओह सॉरी, हेलो मैम, प्लीज कम दिस वे। मैनेजर सम्राट और पंछी को केबिन तक ले जाता है। रास्ते में सम्राट ऑफिस को इंस्पेक्शन भरी नजरों से देखता रहता है। केबिन में पहुंचकर वो अपनी लग्जरी चेयर पर आराम से बैठ जाता है। मैनेजर हाथ बांधे विनम्रता से कहता है, सर अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया मुझे इन्फॉर्म करें। सम्राट अपनी उंगलियों से एक इशारे से ही मैनेजर को विदा कर देता है। दरवाजा बंद होते ही वो गहरी सांस लेकर पीछे झुकता है, आंखें बंद करके रिलैक्स की पोस्चर में आ जाता है। तभी अचानक ठंड की आवाज से सम्राट का ध्यान टूटा। सामने का नजारा, पंछी के हाथों के फूल इधर उधर बिखरे पड़े थे और वो स्वयं जमीन पर गिरी हुई थी। सम्राट की भौहें तन जाती है। वो झुंझलाकर बोला, क्या तुम्हारी आंखें सिर्फ सजावट के लिए है? इतना सामान संभालना भी नहीं आता? पंछी हड़बड़ाकर उठती है, अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए पोलाइटली कहती है, आई एम सॉरी सर, फूलों के ढेर के पीछे से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो फूलों को समेटने लगती है। सारे फूल इकट्ठा करके वो पूछती है, सर इनका क्या करूं? सम्राट अपना फोन निकालकर गेम खेलने लगता है। बिना सर उठाए बोलता है, डस्टबिन में फेंक दो, या तुम इन्हें घर ले जाकर पूजा करोगी? पंछी की आंखों में एक क्षण के लिए निराशा झलकती है। वो धीमे से कहती है, पर सर ये लोगों ने आपके लिए प्यार से चुने थे। सम्राट अपनी आंखें उठाकर उसे घूरता है। उसकी आवाज में तीखापन आ जाता है, और क्या मैं इन्हें अपने बिस्तर पर सजा लूं या यहाँ फूलों की दुकान खोल लूं? जो कहा गया है वो करो, बहस मत करो। पंछी सिर झुकाकर फूलों को डस्टबिन में फेंक देती है। वापस आकर वो शांत स्वर में पूछती है, अब मुझे क्या करना है सर? तभी अचानक केबिन का दरवाजा खुलता है और ब्रिजेश अस्थाना अंदर एंटर करते हैं। सम्राट अपने फोन पर गेम खेलने में इतना मग्न था कि उसे अपने पिता के आने का एहसास तक नहीं होता। ये ऑफिस है, तुम्हारा कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं। ब्रिजेश की कड़वी आवाज सम्राट को झकझोर देती है। सम्राट धीरे धीरे फोन से नजरें हटाकर ऊपर देखता है। उसकी आंखों में तुरंत एक ठंडी चमक आ जाती है जब वो अपने सबसे नापसंद इंसान को अपने सामने खड़ा पाता है। सम्राट धीमी पर तीखी आवाज में बोला, किसी के ऑफिस में बिना परमिशन के नहीं घुसना चाहिए, क्या आप में इतनी भी मैनर्स नहीं?
ब्रिजेश अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, उसके जबड़े की मांसपेशियां तन जाती हैं और वो बोला, मैनर्स, तो जिसे अपने पिता से बात करने का तरीका नहीं आता वो मुझे मैनर सिखाएगा? पहले बाप का आदर करना सीखो। सम्राट आंखें घुमाकर फिर से अपने फोन पर ध्यान देता है, कुर्सी को झुलाते हुए बड़बड़ाता है, इज्जत उसे दी जाती है जो लायक होता है। ब्रिजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और इस बार तेज आवाज में वो बोला, कभी कभी लगता है तुम्हें अपनी माँ के साथ ही चले जाना चाहिए था। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर अस्थाना। सम्राट जोर से चीख पड़ता है। क्या बोल लेगी यहाँ सम्राट की जिंदगी? क्या पहले ही दिन सम्राट अपना तमाशा बना देगा? क्या होगा जब ब्रिजेश की नजर पंची पर पड़ेगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। ब्रिजेश की बात सुनकर सम्राट की आंखों में काली चिंगारियां उठती हैं। उसकी आवाज बर्फ की तरह कटीली हो जाती है। वो गुस्से में बोला, मिस्टर अस्थाना, अपनी जुबान पर लगाम रखिए। ये ऑफिस आपका नहीं, मेरा है। आप बिजनेस पार्टनर हैं, पिता नहीं। मेरी इज्जत भी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी। दोनों के बीच युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। ब्रिजेश जानबूझकर धीमी और रौबदार आवाज में बोला, तुम्हारी अकड़ देखो, मेरी ही औलाद होना, खून खून वारिस वारिस। सम्राट बेरुखी से जवाब देता है, बदकिस्मती से हाँ, पर अब क्या किया जा सकता है? ब्रिजेश जानता था हाजिर जवाबी में सम्राट विनर था। वो इंपेरेटिव टोन में बोला, अगर काम संभालना नहीं आता तो अपने 50% शेयर्स मेरे नाम कर दो, पैसे मिलेंगे, मौज करो। सम्राट दांत पीसता हुआ गुर्राया, आप खुद जाएंगे या धक्के खाकर? मैं यहाँ का मालिक हूँ, अपने एम्प्लॉयज के सामने बेइज्जती का मजा लेना चाहोगे? ब्रिजेश गुस्से को निगल कर वहाँ से चला गया। हारने की कड़वाहट उसके चेहरे पर साफ थी। केबिन से निकलते समय ब्रिजेश की नजर सोफे पर बैठी पंची पर पड़ी। उसने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया। पंची हैरान और डिस्ट्रैक्टेड थी। दाई माँ के शब्द उसे याद आए। सम्राट की माँ की मौत एक्सीडेंट से हुई, उसके पिता ने धोखा दिया था। अब वो समझ चुकी थी कि ये नफरत क्यों थी। सम्राट बिना किसी भाव के अपनी कुर्सी पर लौटा और मोबाइल पर गेम खेलने लगा। मैरिज हॉल का वातावरण राजसी ठाठ से सजा हुआ था। क्रिस्टल के झूमरों से टपकती रोशनी, फूलों की महक और सोने चांदी के गिल्ड वर्क ने पूरे कोर्टयार्ड को परीलोक बना दिया था। शहर के नामी गिनामी लोगों की मौजूदगी ने इस शादी को सोशल कैलेंडर का मुख्य आकर्षण बना दिया था। आईपीएस अधिकारी की शादी होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री स्तर की थी। ब्लैक सूट में सुरक्षा कर्मी हर कोने पर तैनात थे। रेड कारपेट पर चलते मेहमान इन्विटेशन कार्ड दिखा रहे थे। फूलों से सजे वेलकम गेट पर खड़े स्टाफ सदस्य एलिगेंट अंदाज में मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अलविना ने डिजाइनर साड़ी पहन रखी थी जो उसे डेलिकेट मैच्योरिटी का फील दे रही थी। सादगी और शान का अनूठा संगम थी। उसकी सुडौल काया को और भी निखार रही थी। जोया अलविना के कमरे में आती है और बोली, तो मैडम तैयार हुई भी या नहीं? जोया अलविना को ऊपर से नीचे तक देखती है। अलविना जो कि अपने कानों में ईयरिंग पहन रही थी और आईने के सामने खड़ी थी। हाँ बस ऑलमोस्ट रेडी। जोया की नजर जब अलविना पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अलविना की खूबसूरती की तारीफ करते हुए जोया ने कहा, क्या बात है, यू लुकिंग फैबुलस। ये सुनकर अलविना मुस्कुरा के बोली, थैंक्स डार्लिंग, यू टू लुकिंग अमेजिंग। जोया ने भी एक गाउन पहन रखा था। ये वही गाउन था जो लहूश ने उसके लिए सेलेक्ट किया था। मानना पड़ेगा लहूश की चॉइस को। जोया पर ये ड्रेस लाजवाब लग रही थी। दोनों तैयार होकर नीचे चली जाती हैं। तीनों बच्चे भी रेडी होकर नीचे पहुंचते हैं। अलविना बच्चों से बोली, तो सभी तैयार होना चलने के लिए? लव अपनी माँ की तारीफ करते हुए बोला, बाबा आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। कुश ने भी कहा, इसमें लगना क्या है, हमारी मम्मा तो ऑलरेडी खूबसूरत है। यू आर मिस यूनिवर्स मम्मा। तभी जोया नीचे झुककर बोली, अच्छा बच्चू, एंड व्हाट अबाउट मी? इस पर कुश अपना सिर खुजाने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। अगर उसने जोया की तारीफ नहीं की तो उसकी जोया डार्लिंग नाराज हो जाएगी। अलविना और जोया उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। लव ने कुश की तरफ से जवाब देते हुए कहा, ओहो डार्लिंग, देयर आर मोर एंड मोर गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। लव की बात सुनकर अलविना और जोया दोनों हंस देते हैं। जोया अलविना से बोली, शहद लगा लो, तुम्हारे बेटों के पीछे ना लड़कियां पागल होने वाली हैं। इनकी फ्लर्टिंग स्किल्स कमाल की हैं। जोया हंसती है और अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। तभी सारा वहाँ पर आती है और अलविना और जोया को गौर से देखने लगी। उसे इस तरह देखकर जोया ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रही हो सारा? सारा ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि कुछ कमी है आप दोनों में। सारा की बात सुनकर अलविना भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, कमी? आखिर क्या कमी हो सकती है? सारा ने अपने पर्स को खोला और उसमें से एक काजल निकालती हुई आगे बढ़ी और जोया और अलविना के कान के पीछे काला टीका करते हुए बोली, इसकी कमी है, आप बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। अब आप दोनों को किसी की नजर नहीं लगेगी। सारा की ये हरकत देख अलविना और जोया दोनों का दिल पिघल जाता है। सारा उनके दिल को छू जाती है। वो दोनों साथ में मिलकर उसको हक कर लेते हैं। अरे आराम से, मेरा दम घुट जाएगा। वो दोनों कुछ ज्यादा ही सारा को अपनी बाहों में कस लेती हैं और फिर सब हंसने लगते हैं। अलविना की लग्जरी कार मैरिज हॉल के बाहर रुकती है। लव, कुश और सारा तीनों खिड़कियों से बाहर झांकते हैं। उनकी आंखें चमक उठती है। सजावट देख के कुश का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बोला, वाओ सो ब्यूटीफुल। लव और सारा दोनों ने एक साथ कहा, वाह ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। अलविना सीट बेल्ट खोलते हुए मुस्कुराती है। सो रेडी गाइस? तीनों बच्चे उत्साह में चिल्लाते हैं, रेडी। गाड़ी से उतरकर वे हॉल में एंटर करते हैं। अलविना अब वो 5 साल पहले वाली भोली भाली लड़की नहीं थी। उसकी पर्सनालिटी में आया चेंज इतना चौंकाने वाला था कि पुरानी अलविना से उसकी तुलना करना मुश्किल था। जब से अलविना ने हॉल के गेट से अंदर एंट्री की थी तब से लगभग उसके आसपास के हर इंसान की नजर उसकी तरफ जा रही थी। बार बार जा रही थी क्योंकि अलविना बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। मेन गेट से लेकर अंदर तक इतनी खूबसूरत डिजाइनिंग की गई थी कि जिसे देखकर आदमी को ऐसा लगे जैसे वो जन्नत में बैठा है। और आखिरकार इतनी खूबसूरत डिजाइनिंग हो भी कैसे ना। शहर के आज बहुत बड़े बड़े वीआईपी यहाँ पर आने वाले थे। आज शौर्य सिंह ओबरॉय अपने एक इन्वेस्टर की खास रिक्वेस्ट पर उसकी बेटी की शादी में आ रहा है। ये वाकई में इतनी बड़ी बात थी कि शहर के हर न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स और कैमरामैन अपने अपने कैमरे और माइक लेकर वहाँ पर पहले ही मौजूद हो गए थे। हर रिपोर्टर चाहता था कि वो शौर्य सिंह ओबरॉय के इंटरव्यू को अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर अपने न्यूज चैनल पर दिखाए, जिससे उनकी टीआरपी आसमान की ऊंचाइयों से भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो शौर्य सिंह ओबरॉय वो पारस था जिसे छूकर कोई भी सोना बन सकता था और बनना चाहता था।
जो भी यंगस्टर अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जुनून रखता है, कामयाब होना चाहता है और कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, वो अपने रोल मॉडल के तौर पर शौर्य सिंह ओबरॉय को जरूर फॉलो करता था। शौर्य सिंह ओबरॉय बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था जिसे आज तक टक्कर देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि शौर्य सिंह ओबरॉय अपने एक मामूली से इन्वेस्टर की पार्टी अटेंड करने वाला है। अलविना पूरे गार्डन को पार करके हॉल के गेट पर पहुंच चुकी थी। मेन गेट से लेकर हॉल के गेट तक के बीच में एक गार्डन भी था जिसे बहुत ब्यूटीफुली सजाया गया था। वो लोग गेट से अंदर आते हैं जहाँ पर वहाँ खड़े कुछ लोग उनका स्वागत करते दिखाई देते हैं, जिन्हें खास वहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ा किया गया था, उन पर फूल इत्र वगैरह छिड़कने के लिए। जोया पूरे हॉल पर नजर मारकर बोली, यहाँ बात है, कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की गई है ना। अलविना ने भी मुस्कुराकर अपनी नजरें पूरे हॉल के अंदर घुमाते हुए कहा, वाकई में। अब चलिए जरा दूल्हा दुल्हन से भी मिल लेती है। अलविना ने जो बैकलेस डिजाइनर साड़ी पहनी थी वो उसकी नाजुक रीढ़ की रेखा को बखूबी उजागर कर रही थी। हाई हील्स की टिक टिक के साथ उसकी लयबद्ध चाल हर किसी का ध्यान खींच रही थी। कलाई पर चमकती हीरे की घड़ी और महंगा डायमंड ब्रेसलेट, गले में झिलमिलाता हार और कानों में टंगे झुमके, ये सभी उसकी रईसाज़ादी की खूबसूरती को और निखार रहे थे। आज अलविना का लुक पहले से बिल्कुल अलग था, ब्यूटीफुल, चार्मिंग और अट्रैक्टिव। वो इतनी मैजेस्टिक लग रही थी कि लोग ना चाहते हुए भी उसकी ओर देखने को मजबूर हो जाते। हॉल में मौजूद लोग अपनी बातचीत भूलकर उसे निहारने को मजबूर हो गए थे। कुछ पुरुष स्पॉन्टेनियसली ही अपनी पत्नियों को छोड़कर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जा रहे थे। महिलाएं जेलस और ना चाहते हुए भी तारीफ करते हुए उसे ही देख रही थी। अलविना के साथ चल रहे तीनों बच्चे, लव, कुश और सारा, उनकी नन्ही ड्रेस, चमकती आंखें और मासूम मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से उतरे हुए एंजल्स हों। कोई देखकर बता ही नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत लड़की 3 बच्चों की माँ है। 3 बच्चे होने के बाद भी अपनी खूबसूरती, अपने फिगर को जिस तरह से अलविना ने मेंटेन करके रखा था, ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। लोगों की भीड़ में से कुछ औरतें खड़ी बातें कर रही थी। उन्हीं में से एक औरत ने कहा, वाह, ये कितने प्यारे बच्चे हैं, मेरा तो मन कर रहा है कि इन्हें चुरा लूं। तब ये दूसरी औरत ने कहा, जिनके बच्चे इतने खूबसूरत हैं, उनके मम्मी पापा कितने खूबसूरत होंगे, ओह माय गॉड। तभी एक औरत सारा को गौर करते हुए बोली, ये छोटी सी बच्ची, इसकी आंखें कितनी सुंदर है ना, 3 कलर की है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कहीं देखी हुई है। ये सुनते ही अलविना को एक तेज झटका लगता है। तभी अलविना ने डिसाइड किया कि वो जल्दी से शादी अटेंड करके यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं आना चाहती थी। पर कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर एक डर था कि कहीं कोई उसके असली रूप को पहचान ना ले। अलविना एक कमरे के पास जाती है। वो कमरा राघव का था जहाँ पर राघव तैयार हो रहा था। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आवाज आई, कम इन। अलविना जैसे ही अंदर जाती है, राघव उसे देखकर चौंक जाता है। राघव शॉक्ड होता हुआ बोला, ओह माय गॉड, इज शी अलविना श्रीवास्तव। एकदम से राघव के मुंह से अलविना का असली सरनेम निकल जाता है। अलविना तुरंत अपनी आंखों के इशारे से राघव को उसकी गलती रियलाइज करवाती है और राघव अपनी बात बदलते हुए बोला, ओह आई एम सॉरी, मतलब अलविना राणावत। ओह माय गॉड, आई नेवर एक्सपेक्ट कि तुम आओगी, आई मिस्ड यू बड़ी। राघव अपने हाथ फैला लेता है और आगे बढ़कर अलविना को हक कर लेता है। अलविना भी उसे हक कर लेती है। रिया अपने बहुत हेवी लहंगे में वहाँ पर बैठी मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। लव, कुश और सारा रिया की तरफ देखते हैं जो शादी के लहंगे में इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी मानो कि आसमान से उतरी कोई परी हो। लव एक्साइटेड होता हुआ बोला, ओह माय गॉड, दिस ब्राइड इज लुकिंग सो गॉर्जियस। सारे बच्चे टिमटिमाती आंखों से ब्राइड को देख रहे थे। रिया भी बच्चों को देख एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसके मुंह से निकल ही जाता है, सो अडोरेबल चिल्ड्रन। लव, कुश और सारा रिया के पास बैठ जाते हैं। सारा अपने हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो, आई एम सारा, आर यू द ब्राइड। रिया मुस्कुराकर सारा से हाथ मिलाते हुए बोली, यस, नाइस टू मीट यू सारा, आई एम रिया जडेजा। लव, कुश भी रिया से हाथ मिलाकर बोले, आपको शादी मुबारक हो। रिया मुस्कुराकर तीनों बच्चों को हक कर लेती है। थैंक यू सो मच। राघव बच्चों से बोला, अरे कमाल की बात है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मुझसे मिलने की बजाय तुम मेरी ब्राइड से मिलने चले गए, मुझसे तो हेलो बोलो। तीनों बच्चे वापस आकर राघव को कांग्रेचुलेट करते हैं और हक भी करते हैं। राघव भी तीनों बच्चों से बड़े प्यार से मिलता है। सारा थोड़ी क्यूरियस होकर बोली, राघव अंकल, आपने अभी अभी मम्मा को अलविना श्रीवास्तव क्यों बुलाया, मम्मा का सरनेम तो राणावत है ना। ये सुनकर अलविना एकदम से कांप जाती है। उसे पता था कि उसके बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो लोग हर चीज जरूर नोट कर लेंगे, खास करके सारा। उसे जिस बात का डर था वही हो गया था। तभी सारा ने राघव का हाथ पकड़ा और हिलाते हुए कहा, आप लोग एकदम से चुप क्यों हो गए, बताइए ना अंकल, आपने मम्मा को अलविना श्रीवास्तव क्यों बुलाया, क्या मम्मा का ये पुराना नाम है। अब क्या जवाब देगा राघव, क्या अलविना की पुरानी राज आ जाएंगे बाहर, क्या होगा जब इस पार्टी में शौर्य और अलविना आपस में टकराएंगे। जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। राघव ने बात को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरी एक और फ्रेंड है अलविना श्रीवास्तव, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था नाम लेने में। बच्चे राघव की बात को अनएक्सपेक्टेडली लेकर मान जाते हैं। जब राघव सारा की आंखों में देखता है तो उसे किसी की याद आ जाती है। लव और कुश की आंखें बिल्कुल अलविना जैसी थी, लेकिन सारा की आंखें उसकी डैड पर गई थी। शायद राघव को पता था कि वो कौन है। वो अलविना की तरफ देखता है और दोनों आंखों ही आंखों में चुपके से कोई मैसेज देते हैं। सभी लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे, जबकि अलविना और राघव थोड़ा अलग जाकर अकेले बात करने लगते हैं। राघव के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि आज की पार्टी में शौर्य सिंह ओबरॉय भी आने वाला है, अपनी मंगेतर नैना श्रीवास्तव के साथ। अलविना चौंक जाती है, क्या, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। राघव गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मुझे भी आज ही पता चला है, मैं अपने काम में इतना बिजी था कि रिया के साथ शादी की तैयारियों पर बात करने का भी टाइम नहीं मिला। मुझे आज सुबह ही पता चला कि शौर्य सिंह ओबरॉय इस फंक्शन में आ रहा है। मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा, इसलिए इतने खास अरेंजमेंट करवाए गए हैं सिर्फ उसके स्वागत के लिए। और तुम्हें क्या लगता है इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ क्यों आए हैं? ऐसा नहीं है कि शहर में सिर्फ हमारी शादी हो रही है, वे लोग शौर्य को अपने न्यूज़ चैनल पर लेकर आना चाहते हैं। शौर्य का नाम सुनते ही अलविना के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसका मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, खासकर इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। राघव ने धीरे से पूछा, अलवी, क्या तुम्हारे बच्चों को पता है कि उनके डैड कौन है? क्या वे जानते हैं कि शौर्य ही? अलविना ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए जवाब दिया, नहीं, ना उन्हें पता है, ना कभी उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने भी उन्हें कभी नहीं बताया और ना ही बताना चाहती हूँ।
मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कभी पता चले कि उनका सो कॉल्ड डैड कौन है। उनके लिए मैं ही उनकी मम्मी हूँ और मैं ही उनका डैड। राघव और अलवेना बच्चों की तरफ देखते हैं जो जोया के साथ खेल रहे हैं, रिया के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। उन्हें हंसते खेलते देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राघव बोला, तुम्हारे तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर कभी शौर्य को इनके बारे में पता चला तो वो क्या करेगा? अलवेना गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोली, जिस दिन उसे पता चलेगा उस दिन मैं उसे जान से मार दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। वैसे भी मेरा लौटना ही शौर्य के अंत की शुरुआत है। जब तक उसे पता चलेगा तब तक मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, उसे बर्बाद कर दूंगी। राघव की तरफ देखते हुए वो पूछती है, मैंने तुम्हें शौर्य के बारे में जो जानकारी जुटाने को कहा था वो तुमने निकाल लिया ना? राघव ने हल्का सिर हिलाकर हाँ कहा। अपनी छाती पर हाथ क्रॉस करते हुए गंभीर आवाज में बोला, हाँ, 5 साल पहले जब तुम मानसिक अस्पताल से भाग गई थी उस वक्त वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। राघव ने बात जारी रखते हुए कहा, उस वक्त शौर्य की शादी हो रही थी। जब उसे ये पता चला तो वो भागकर मेंटल असाइलम गया था, अपनी शादी बीच में तोड़कर। शौर्य को गलतफहमी है कि तुम उस ब्लास्ट में मर गई थी, उसे नहीं पता कि तुम जिंदा हो। और वो अचानक रुक जाता है। अलविना अपनी भौं चढ़ाते हुए पूछती है, और क्या? राघव उसकी आंखों में देखकर गंभीरता से बोलता है, ये एक सीक्रेट बात है, किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे सीक्रेट सोर्स से पता चला है कि शौर्य सिंह ओबरॉय को कुछ दिमागी प्रॉब्लम है। अलविना हैरान हो जाती है, क्या शौर्य को दिमागी प्रॉब्लम? क्या मतलब? देश दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शुमार शौर्य सिंह ओबरॉय दिमागी तौर पर मरीज है? ये कैसे हो सकता है? उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। राघव ने समझाया, मुझे लगता है उसे कोई मेंटल इशू है, इसलिए उसके अंकल अभय सिंह ओबरॉय उसके लिए साइकियाट्रिस्ट ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अस्मिता से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया क्योंकि शौर्य किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना ही नहीं चाहता। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो मेंटली अनस्टेबल है। अलविना के चेहरे पर कई इमोशंस उभर आए, हैरानी, कंफ्यूजन, फिर एक गहरी चिढ़। अलविना बोली, मैं यकीन नहीं कर पा रही, शौर्य सिंह ओबरॉय को मेंटल इशू? वो इंसान पागल नहीं हो सकता, वो तो बस दूसरों को पागल बनाता है। उसे वो पल याद आ गया जब शौर्य ने भरी अदालत में उसे पागल करार देकर मेंटल असाइलम भिजवा दिया था। उसकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक लम्हे वहीं बीते थे। एक धोखेबाज पर भरोसा करने की सजा उसे आज तक मिल रही थी। राघव ने कंधे उचकाते हुए कहा, आई डोंट नो, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक तुम्हारी मौत की खबर मिलने के बाद से उसे कुछ प्रॉब्लम है। पर ये बात कहीं बाहर नहीं आई। वो इतनी बड़ी हस्ती है, उसकी छोटी सी खबर भी आग की तरह फैलती है, लेकिन ये अब तक दबी हुई है। शायद वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सच बाहर ना पाए। अलविना ने उसे घूरते हुए पूछा, अगर ऐसा है तो सीक्रेट न्यूज़ तुम्हें कैसे मिली? राघव के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। बिकॉज आई एम एन IPS ऑफिसर अलविना, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। हमारे पास कई बार ये जानकारी होती है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होती। आई हैव माई ओन सोर्सेस। अलविना गंभीर होकर बोली, और भी जानकारी चाहिए, ये बात कंफर्म होनी चाहिए। मुझे शौर्य के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जल्द ही मैं उसकी जिंदगी में घुसकर ऐसी तबाही मचाने वाली हूँ कि उसकी आत्मा तक कांप जाएगी। उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। थोड़ी देर बाद राघव और रिया को स्टेज पर ले जाया गया, जहाँ उनके लिए रस्में शुरू की गई। सभी मेहमान तालियां बजा रहे थे, वहीं मिस्टर जडेजा बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। घड़ी पर नजर डालते हुए वो बड़बड़ाया, मिस्टर ओबरॉय अभी तक आए नहीं। उन्होंने वादा किया था कि आएंगे, कहीं ट्रैफिक में तो नहीं फंस गए? शादी शुरू होने वाली है, आई होप वो जल्दी पहुंच जाए। मिस्टर जडेजा बेसब्री से शौर्य सिंह ओबरॉय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा बेचैन वहां मौजूद मेहमान और न्यूज रिपोर्टर्स थे, जो एड़ियां उठा उठाकर देख रहे थे कि कब शौर्य पार्टी में एंट्री करेंगे। पार्टी में जान तो थी, लेकिन वो शख्स जहां कदम रखता वहां का माहौल ही बदल जाता। सब उसके दीवाने हो जाते। जोया अलविना के साथ खड़ी थी और अपने फोन से दूल्हा दुल्हन की वीडियो बना रही थी। अलविना उसके बगल में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी, वो कहीं खोई हुई लग रही थी। वीडियो बनाते हुए जोया ने कहा, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना साथ में। लेकिन जब उसने देखा कि अलविना बिल्कुल शांत है तो उसके कंधे को हल्का सा दबाकर पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अलविना होश में आकर बोली, जोया मेरी बात सुनो। उसकी आवाज में इतनी सीरियसनेस थी कि जोया तुरंत ध्यान देने लगी। अलविना ने इधर उधर देखा, फिर बच्चों पर नजर डाली जो मस्ती में डूबे दूसरों के साथ घुल मिल रहे थे। उनकी खूबसूरती ने पहले ही सबका दिल जीत लिया था। वो आने वाला है इस पार्टी में, अलविना ने धीमी आवाज में कहा। जोया पहले तो कंफ्यूज हुई, कौन आने वाला है, किसकी बात कर रही हो? लेकिन अलविना की आंखों की गंभीरता देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी, तुम्हारा एक्स? अलविना ने हाँ में सिर हिला दिया। पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही टॉपिक था, दी शौर्य सिंह ओबरॉय, लेकिन वो अभी तक नहीं दिखे थे। कुछ बिजनेसमैन मिस्टर जडेजा के पास पहुंचे। वे उनके बिजनेस राइवल्स थे, लेकिन लड़के वालों की तरफ से आए थे। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए पूछा, हेलो मिस्टर जडेजा, कैसे हैं आप? मिस्टर जडेजा ने अपनी टेंशन छुपाते हुए जवाब दिया, मिस्टर अय्यर, आई एम गुड थैंक्स। आप कैसे हैं? पिछले साल तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, आप दिखाई ही नहीं देते। मिस्टर अय्यर ने इस बेइज्जती को महसूस तो किया, लेकिन चेहरे पर नहीं आने दिया। मिस्टर अय्यर बोले, अरे मिस्टर जडेजा, धंधे में ये सब तो चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, हमारी छोड़िए, आप अपनी बताइए। सुना है आज मिस्टर ओबरॉय आपकी बेटी की शादी में आने वाले हैं, कहाँ है वो? शादी तो लगभग पूरी होने वाली है। बगल में खड़े दूसरे आदमी ने भी टांग अड़ाते हुए कहा, वैसे मिस्टर जडेजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई हो लोगों की अटेंशन पाने के लिए? यहाँ ज्यादातर लोग तो सिर्फ शौर्य सिंह ओबरॉय को देखने आए हैं। अगर आपने झूठ बोला है तो अभी बता दीजिए, वरना बाद में उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मिस्टर जडेजा ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए गर्व से कहा, और आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए ये बात कही है, या फिर मैंने शौर्य सिंह ओबरॉय के बारे में झूठ बोला है? शायद आप भूल रहे हैं कि मैं उनके इन्वेस्टर्स में से एक हूँ। मिस्टर अय्यर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस्टर जडेजा, माना कि आप उनके एक छोटे से इन्वेस्टर हैं, शायद यही वजह है कि लोगों ने आपके इस बड़े झूठ पर भरोसा कर लिया। लेकिन शौर्य सिंह ओबरॉय कभी किसी मिनिस्टर के बुलावे पर भी पार्टी में नहीं जाते, तो फिर आप जैसे एक साधारण इंसान की बेटी की शादी में क्यों आएंगे? आप जैसे हजारों लोग उनके लिए काम करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सबके फंक्शन अटेंड करते फिरे। साफ है आप झूठ बोल रहे हैं, अगर उन्हें वाकई आना होता तो अब तक आ चुके होते। मिस्टर जडेजा ने धैर्य से जवाब दिया, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, ये थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, आप लोग बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर अय्यर हल्का सा हंसते हुए बोले,
हो नहीं, गाल और थप्पड़ के बीच अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया। थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा कि मिस्टर जडेजा ने उन्हें कितना बड़ा बेवकूफ बनाया है। भला शौर्य सिंह ओबरॉय जैसा व्यक्ति अपने इतने इंपॉर्टेंट काम छोड़कर एक छोटे से इन्वेस्टर की बेटी की शादी में टाइम बर्बाद करे, ये तो साफ झूठ है। मिस्टर जडेजा एक कोने में जाकर खड़े हो गए। उन्हें काफी टेंशन हो रही थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि शौर्य सिंह ओबरॉय जल्दी से पहुंच जाए। शादी लगभग खत्म होने वाली थी। अलविना, जोया और तीनों बच्चे वहां मौजूद थे, जहां दुल्हा दुल्हन पर फूल बरसाए जा रहे थे, क्योंकि उनके फेरे पूरे हो रहे थे। थोड़ी देर में शादी की रस्में पूरी हो गई और दुल्हा दुल्हन वापस स्टेज पर आ गए। टाइम की कमी के कारण शादी के बाद रिसेप्शन की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू कर दी गई थी, क्योंकि राघव हाल ही में एक ऑफिसर बना था और उसके पास समय की काफी कमी थी। इसलिए उसकी रिक्वेस्ट पर सारे फंक्शन एक ही दिन पूरे किए जा रहे थे। लव कुश और सारा स्टेज पर भाग कर आए। लव राघव के पास जाकर बोला, आप इंस्पेक्टर हो ना? मामा ने मुझे आपके बारे में बताया था, आप उनके फ्रेंड हो ना? राघव मुस्कुराते हुए लव के गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मैं एक IPS ऑफिसर हूँ और तुम्हारी मम्मा के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। लव ने उत्साह से कहा, क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ? राघव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो लव को गोद में उठाता है और उसका फोन लेकर दोनों सेल्फी क्लिक करने लगते हैं। सारा जब राघव की बात सुनती है तो अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लव की फोटो खिंचाने के बाद वो राघव के पास जाती है और शर्माते हुए पूछती है, अंकल क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? राघव ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ये भी कोई पूछने की बात है मेरी क्यूट प्रिंसेस, आओ मैं तुम्हें अपनी गोद में बैठाता हूँ। और वो सारा को अपनी बाहों में उठाकर गोद में बैठा लेता है। सारा ने चमकती आंखों से राघव को देखते हुए कहा, थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। राघव ने प्यार से उसकी गाल को हल्का सा खींचते हुए जवाब दिया, अच्छी तो तुम हो, कितनी प्यारी हो तुम, यू आर सो क्यूट, जस्ट लुकिंग लाइक लिटिल अलवी। तुम्हारी शक्ल ना बिल्कुल तुम्हारी मम्मा से मिलती है। जब तुम्हारी मम्मा तुम्हारी उम्र की थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, एकदम क्यूट और प्यारी। सारा ने गंभीर होकर पूछा, अंकल आप मम्मा को कब से जानते हो? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कॉलेज के पहले दिन से। तुम्हारी मम्मा मेडिकल फील्ड में थी और मैं आर्ट्स में, फिर भी हम किसी दिन मिले और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तभी सारा ने अचानक एक अजीब सवाल पूछा जिससे राघव स्तब्ध रह गया, आपको क्या मम्मा के बारे में सब कुछ पता है? नन्ही सी सारा के मुंह से ये सवाल सुनकर राघव को कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे असहज कर रही थी। राघव कुछ पलों के लिए चुप हो गया। जैसे ही वो कुछ जवाब देने वाला था, अचानक हॉल में किसी की तीखी आवाज गूंजी, मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय आ गए, मिस्टर ओबरॉय पार्टी में आ गए। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। एकदम से पूरे हॉल में हलचल मच गई। सारा की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। वो उत्साह से बोली, मिस्टर शौर्य सिंह ओबरॉय आए हैं? राघव हैरान होकर सारा की तरफ देखने लगा। तुम उन्हें जानती हो? सारा बोली, हाँ, भला उन्हें मैं इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? ये सुनते ही राघव के होश उड़ गए। वो लगभग कांप उठा। अब क्या करेगा राघव? क्या सारा को शौर्य की सच्चाई पहले से पता थी? क्या होगा जब सारा का सामना होगा अपने डैड से? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। सारा की बात सुन राघव थोड़ा हैरान होकर बोला, तुम जानती हो उन्हें? सारा ने बहुत बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैंने उन्हें इंटरनेट पर देखा था। वो वर्ल्ड की टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है। ये बात सुन राघव को थोड़ी राहत की सांस आती है कि सारा बस उसे उसके काम, उसके प्रोफेशन से जानती है, ना कि उनके बीच के खून के रिश्ते से। सारा राघव से बोली, वो आपकी पार्टी में आए हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? राघव ने जवाब दिया, नहीं, ज्यादा नहीं, पर मेरे ससुर जो उनके साथ काम करते हैं, बस वो जानते हैं। हॉल में सभी लोग जो इस वक्त शादी एंजॉय कर रहे थे, एक ही मिनट में उनका फोकस कंप्लीटली डाइवर्ट हो जाता है। सभी हॉल के बाहर भागते हैं शौर्य सिंह ओबरॉय की एक झलक देखने के लिए। जोया और अलविना एक कोने में खड़े थे। जोया जब अलविना की तरफ देखती है तो उसे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। जोया ने धीरे से पूछा, अलविना आर यू ओके? अलविना जोया को बिना देखे बोली, या आई एम ओके। जोया जानती थी कि अलविना के लिए ये कितना मुश्किल होने वाला है। आखिर उसके लिए आसान भी कैसे हो सकता है उस इंसान का सामना करना जिसने उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया था। तभी अलविना ने जोया की तरफ देखकर कहा, मैं बस अभी आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। जोया जानती थी कि अलविना पर इस वक्त क्या गुजर रही थी। आखिर उस पागल खाने में 5 साल पहले अलविना की हालत को उसने खुद अपनी आंखों से जो देखा था। उसने देखा था कि किस तरह से अलविना को तड़पाया जा रहा था, उसे टॉर्चर किया जा रहा था और लास्ट में उसे मारने की साजिश रची जा रही थी। अगर वो वहाँ से रमा आंटी की करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाकर सही वक्त पे भागे ना होते तो उनमें से कोई भी आज जिंदा नहीं होता। उन डॉक्टर्स के मारने से पहले ही सभी ब्लास्ट में मारे जाते। ये तो शायद भगवान की कृपा थी जो कि वो सही वक्त पर वहाँ से निकल गए और आज जिंदा है। गेट के बाहर एक बहुत बड़ी और आलिशान गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी काले रंग की और इतनी ज्यादा बड़ी थी कि जैसे इसमें कोई राजा महाराजा आया हो। शौर्य की रेपुटेशन इस शहर में, पूरे देश में किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। सभी लोग दिल थाम कर गेट के बाहर खड़े हुए गाड़ी के दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे। सारे रिपोर्टर्स अपना अपना कैमरा, अपनी अपनी माइक को हाथ में थाम कर खड़े थे। तभी आसपास और भी बहुत सारी गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। उस बड़ी गाड़ी से पहले बाकी की गाड़ियों के दरवाजे खोलते हैं और बहुत तेज स्पीड में कमांडोज बाहर निकलते हैं। पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करने के बाद वो लोग जब ये कंफर्म कर देते हैं कि पूरी सेफ्टी है तो वो उस बड़ी गाड़ी के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ एक एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। अलविना हॉल के ऊपर की मंजिल की खिड़की के पास खड़ी हुई सारा नीचे का नजारा अपनी आंखों से देख रही थी। आज वो पहली बार इतने सालों बाद उस इंसान के चेहरे को अपनी आंखों के सामने देखने वाली थी। इस इंसान से इतने सालों में उसने सबसे ज्यादा नफरत की। हर किसी की नजर है इस वक्त उस बड़ी सी काली गाड़ी के दरवाजे पर, जिसके काले शीशे में लाखों बार कोशिश करने के बाद भी अंदर बैठे इंसान का चेहरा देख पाना नामुमकिन था। सभी लोग तो यहाँ पर शौर्य की सिक्योरिटी देखकर ही हैरान थे, लेकिन एक्सपेक्टेड था। शौर्य देश और दुनिया का इतना जाना माना नाम था जिसकी सुरक्षा में Z+ सिक्योरिटी रखी जाती थी। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इतनी पॉपुलर नहीं होंगे देश में जितना शौर्य सिंह ओबरॉय था। शहर की हर लड़की का क्रश, हर कामयाब होने की चाह रखने वाले लड़के की इंस्पिरेशन और हर बिजनेसमैन का उसके साथ बिजनेस करने का सपना था।
धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खुलता है, जिसके साथ साथ लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फटाफट भागते हुए मिस्टर जडेजा वहां पर आते हैं, खुद उनका वेलकम करने के लिए। जब उन्हें पता चला कि मिस्टर ओबरॉय उनकी पार्टी में पहुंच चुके हैं तो उनको इतनी ज्यादा खुशी हुई कि उनको अटैक आते आते बचा। फाइनली शौर्य सिंह ओबरॉय उनकी पार्टी में आ ही गए। ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान ही आ गया हो। अब सभी का इंतजार लगभग खत्म होने वाला था। एक एक सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे एक एक घंटे के समान बीत रहा हो। शौर्य अभी गाड़ी से निकला भी नहीं था कि फोटोग्राफर्स ने फोटो लेना शुरू कर दिया। लोगों ने अपनी फोन में वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। फाइनली दरवाजा खुलता है और एक बहुत ब्रांडेड एक्सपेंसिव शूज पहने हुए एक शख्स गाड़ी के बाहर निकलता है और सभी की सांसें थम जाती हैं। अलविना अपनी आंखें सिकोड़े नजरों को उस पैर पर टिकाए हुए थी। काली लग्जरी कार वेन्यू के गेट पर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और एक लंबा एक्सपेंसिव सूट में सजा हुआ शौर्य सिंह ओबरॉय बाहर कदम रखता है। उसके निकलते ही एक रिपोर्टर चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर ओबरॉय, क्या आप इस शादी में विशेष तौर पर आए हैं? दूसरा रिपोर्टर बोला, शौर्य सर, क्या आप जडेजा फैमिली के करीबी हैं? शौर्य बिना किसी को जवाब दिए अपने कोट को सही करते हुए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, सिर्फ एक ठंडी एरोगेंस नजर आती है। तभी एक फोटोग्राफर दूसरे से फुसफुसाते हुए बोला, वो कभी इंटरव्यू नहीं देता, पर आज की फोटोज हमारे करियर बदल देंगे। सारे रिपोर्टर्स धड़ाधड़ शौर्य की फोटो खींच रहे थे। वो लोग आगे आना चाहते थे, करीब से शौर्य की फोटो लेना चाहते थे, उससे बहुत सारे सवाल करना चाहते थे, लेकिन बीच में खड़े कमांडोज उन्हें अपनी लिमिट्स को पार नहीं करने दे रहे थे। शौर्य सिंह ओबरॉय के करीब आना इतना भी आसान नहीं था। ऊपर खड़ी अलविना खिड़की के कोने से जब शौर्य सिंह ओबरॉय की शक्ल देखती है तो उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं। अलविना की आंखें बाहर निकल रहे शौर्य पर टिकी हुई हैं। उसकी मुट्ठियां अपने आप कस जाती हैं। अलविना खुद से कड़वाहट भरे स्वर में बोली, तुम मिल गए, तुम मुझे शौर्य, वो भी 5 साल बाद। शौर्य पहले से कई ज्यादा हैंडसम हो चुका है और कई ज्यादा सक्सेसफुल भी, अलविना की कल्पना से भी ज्यादा, लेकिन इस बार वो भी कुछ कम नहीं है। अमेरिका के बेस्ट सर्जन्स में नाम आता है उसका। उसकी भी एक अपॉइंटमेंट के लिए बड़े बड़े मिनिस्टर्स महीनों तक धक्के खाते हैं। वो भी इतनी ज्यादा फेमस है कि उस तक लोगों का पहुंचना भी इतना आसान नहीं। तभी अचानक एक इंसान और उस गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर अलविना की आंखें सिकुड़ जाती हैं और चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अलविना उसे देख के बुदबुदाई, नैना श्रीवास्तव, फिर तुम्हारी चाल कामयाब हुई, लेकिन अब बहुत जल्द बाजी पलटने वाली है। नैना ने अपने आप को इस हद तक सजाया हुआ था कि जिसकी एक बार नजर पड़ जाए तो बस देखता ही रह जाए। एक्चुअली नैना के जिस्म पर हर एक चीज जिसे उसने पहन रखी थी वो इतनी कीमती थी, उसकी कीमत करोड़ों में थी। ऑफ कोर्स शौर्य सिंह ओबरॉय की मंगेतर है तो पूरी दुनिया के सामने तो उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा थी। उसी के हिसाब से उसने अपने आप को तैयार भी किया था। हालांकि ये बात दुनिया में किसी को पता नहीं थी कि जिसकी वो मंगेतर थी वो तो उसे दिन के बराबर भी घास नहीं डालता था। शौर्य के करीब आकर नैना मुस्कुराकर शौर्य की बाहों में अपनी बाहें डालती है। सभी लोग बहुत खूबसूरत से कपल की धड़ाधड़ पिक्चर्स ले रहे थे। शौर्य नैना की बाहों को हल्का सा अपने आप से अलग करते हुए धीमी सी आवाज में बोला, ये सभी ड्रामा बंद करो, तुम्हें पता है ना मुझसे कोई चिपक कर चले ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नैना थोड़ी हैरान जरूर होती है पर उसे शौर्य के इस बिहेवियर की आदत थी और वो सभी के सामने अपनी इंसल्ट नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो अपने चेहरे पर एक स्माइल चिपकाए रखती है जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। वो शौर्य से बोली, लेकिन शौर्य, यहाँ पर सभी लोग हमें ही देख रहे हैं, आखिर हम लोग मंगेतर हैं, इतना तो बनता ही है। शौर्य सिर्फ इतना बोला, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मुझसे चिपकने की जरूरत नहीं। नैना का मुंह हल्का सा उतर जाता है पर फिर वापस से वो अपने चेहरे पर स्माइल ले आती है क्योंकि उसके लगातार फोटोज जो क्लिक हो रही थी। नैना अपने मन ही मन में बोली, शौर्य सिंह ओबरॉय, मुझसे जितना दूर होना है हो जाओ, देखना एक दिन तो तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमसे शादी तो मैं किसी भी हालत में करके रहूंगी, साम दाम दंड भेद, चाहे मुझे कुछ भी अपनाना पड़े, पर तुम्हें तो हासिल करके ही रहूंगी। वो जो बिजनेस राइवल्स जो कुछ देर पहले उनका मजाक बना रहे थे शौर्य सिंह ओबरॉय को वहां न देखकर, अब उसे वहां देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मिस्टर अय्यर ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि शौर्य सिंह ओबरॉय इस पार्टी में आएगा। मुझे तो लगा कि मिस्टर जडेजा सिर्फ बहाना बना रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं लोगों की अटेंशन पाने के लिए। दूसरे वाले ने कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। जो शौर्य सिंह ओबरॉय किसी मिनिस्टर की पार्टी में नहीं जाता था वो अपनी मामूली से इन्वेस्टर की पार्टी में आखिर कैसे आ गया? वहाँ पर खड़े किसी मेहमान, किसी न्यूज रिपोर्टर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में अपनी आंखों के सामने शौर्य को देख रहे हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने फोन में बड़े बड़े कैमरों में शौर्य सिंह ओबरॉय की एंट्री को कैप्चर किया था जो कल की हेडलाइंस बनने वाली थी। तभी मिस्टर अय्यर को एक ने भड़काते हुए कहा, आप अपनी इंसल्ट को इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं मिस्टर अय्यर? मिस्टर अय्यर ने चौंकते हुए कहा, मेरी इंसल्ट? कैसी इंसल्ट? तभी उस शख्स ने कहा, ओह इतनी जल्दी भूल भी गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिस्टर जडेजा ने आपको सबके सामने कहा कि जब से आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई आप दिखाई ही नहीं देते। मिस्टर जडेजा के साफ कहने का मतलब था कि आप इस पार्टी में आने की हैसियत नहीं रखते। मिस्टर जडेजा ने कहा। मिस्टर अय्यर ने कहा, व्हाट? उसने मुझे ऐसा कहा? अब मैं उसे बताता हूँ कि मिस्टर अय्यर क्या चीज है। उस शख्स ने आग लगाने का काम पूरा कर दिया था जिसका असर मिस्टर अय्यर पर साफ दिखने लगा था। मिस्टर अय्यर ने अपना मोबाइल जेब से बाहर निकाला और किसी को कॉल लगाकर किसी से बात की। कॉल पर दूसरी तरफ से आवाज आई, आप चिंता मत कीजिए अय्यर साहब, आधे घंटे में वहाँ ऐसा मौत का तांडव होगा जिसे मिस्टर जडेजा कभी नहीं भूलेगा। लेकिन एक बात और, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाइए। ऐसा क्या करने वाला था मिस्टर अय्यर? क्या सच में उस पार्टी में रंग में भंग पड़ने वाला था? क्या होगा जब शौर्य अलविना को देख लेगा? आगे जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग।